आर्या झुंझलाकर, मुझे समझ नहीं आता कि ये फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। ऋतिक, अरे यार, लंच टाइम में भी क्या तुम किताबें लेकर बैठ गई हो? मुझे टिफिन दिखाओ अपना, देखूं तो आखिर रिद्धिमा आंटी ने मेरे लिए क्या बनाया है। शिल्पा, ऋतिक, टिफिन आर्या के लिए आता है, तेरे लिए नहीं, समझा। ऋतिक, तो ये खाती कहाँ है? बस लंच टाइम में भी किताबें लेकर बैठ जाती है और पता नहीं क्या गोचा करती है कॉपी में। शिल्पा जोर से हंस दी। गोचा? ऋतिक, आर्या का टिफिन लेकर खोलता है। ऋतिक, अरे वाह, आलू के पराठे और लाल मिर्च का अचार भी। आय हाय, मजा आ गया, स्वाद आ गया। लो शिल्पा, तुम खाओ। शिल्पा के मुंह में भी आर्या का टिफिन देखकर मुंह में पानी आ गया। दोनों खा ही रहे होते हैं कि आर्या कस के चिल्लाती है, ये सॉल्व हो गया। शिल्पा और ऋतिक के मुंह के निवाले आर्या की चीख से बाहर आने वाले होते हैं। ऋतिक, ओ गॉड, दिस गर्ल इज क्रेजी मैन। आर्या, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा टिफिन कहाँ गया? ये सुनते ही ऋतिक भाग गया, ये कहते हुए कि शिल्पा खा गई। शिल्पा असहाय नजरों से आर्या को देखती है। आर्या, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, इसका ही टिफिन खोलती हूँ। ऋतिक के टिफिन में ग्रिल्ड सैंडविच थे, आर्या वही खाती है। रिसेस की बेल बजते ही सारे बच्चे अपने क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। आर्या मल्होत्रा, रिद्धिमा और आर्यन की बड़ी बेटी, पढ़ाई में होशियार, बिल्कुल सीधी सादी, नैन नक्श बिल्कुल अपने पापा की तरह सदे हुए थे। एक हरा फिगर, लंबे सीधे बाल, हमेशा एक गुथी हुई चोटी में बंधे रहते थे। पढ़ाई के कारण ही उसकी आंखों में ऐनक लगा हुआ था और रंग बिल्कुल साफ, न ज्यादा गोरा न सांवला, देखने में आकर्षक थी, लेकिन पढ़ाकू होने के कारण ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं थी। ऋतिक खन्ना रिधिमा का बेस्ट फ्रेंड, ऋषभ और उसकी पत्नी स्वर्णिका का बेटा, हद दर्जे का दिलफेक लड़का, अपने पापा की तरह लंबा, गोरा, चिट्टा और हैंडसम। अब तक आर्या की वजह से ही पास होता आ रहा था। शिल्पा मल्होत्रा, आर्यन के कजिन सिद्धार्थ और रिधिमा की बेस्ट फ्रेंड, सुकृति की बेटी, पढ़ाई में एवरेज थी, अपनी माँ की तरह ही छोटी हाइट लिए और गोरा रंग लिए, बहुत क्यूट थी और बहुत ज्यादा बातूनी भी। ये तीनों ही लखनऊ शहर के नामी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और ये इनका लास्ट ईयर, मतलब क्लास 12th था। तीनों की ब्रांच भी सेम थी, पीसीएम विद कंप्यूटर्स। तीनों साथ ही पले थे, इसलिए दोस्ती गहरी थी। लेकिन आर्या और ऋतिक की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। शिल्पा की वजह से ही दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे, वरना आर्या ऋतिक से बहुत घबराती थी। ऋतिक हमेशा उस पर हावी ही रहता था, जिससे आर्या थोड़ा सहम जाती थी। स्कूल ओवर होने के बाद आर्या बस में पीछे की सीट पर खिड़की किनारे बैठी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तभी एक ऋतिक नाम के लड़के ने आर्या की कॉपी छीन ली। ऋतिक कॉपी को हवा में उछालते हुए, अरे आर्या बहन जी, बस भी करिए, कितना पढ़ेंगी, चलिए उठिए, आगे जाइए। आर्या, ऋतिक, मेरी कॉपी वापस दो। और मैं क्यों जाऊं, मैं तो रोज ही यहाँ बैठती हूँ। ऋतिक, हाँ बैठती होगी, लेकिन अब मैं और मेरा ग्रुप यहाँ बैठेगा, जाओ यहाँ से। आर्या, बिहेव योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अबाउट यू। कॉपी वापस दो और जाओ यहाँ से। ऋतिक को गुस्सा बढ़ जाता है, ये ऐसे नहीं मानेगी। ऋतिक आर्या का चश्मा लेकर फेंक देता है। आर्या को अब गुस्सा आ जाता है, वो एक तमाचा खींचकर ऋतिक को लगा देती है, जिससे ऋतिक का गाल लाल हो जाता है। ऋतिक के ग्रुप मेंबर्स का मुंह खुला रह जाता है। ऋतिक एक पॉलिटिशियन का बेटा था और स्कूल में उसका काफी दबदबा था। कुछ टीचर्स भी ऋतिक की ही जी हुजूरी करते थे और स्कूल के बच्चे भी उससे डरते थे। पढ़ाई में निम्न स्तर का होने के बाद भी जैसे तैसे ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास कर दिया जाता था। ऋतिक गुस्से से आर्या की तरफ बढ़ा और उसकी चोटी को कस के खींचा, जिससे आर्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत! वो आगे कुछ बोलता कि ऋतिक को किसी ने पीछे से थपथपाया और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, एक जोर का पंच ऋतिक के मुंह पर लगा। ऋतिक वहीं बस के फ्लोर पर गिर पड़ा। ये पंच लगाने वाला और कोई नहीं, ऋतिक था, जिसको शिल्पा बुलाकर लाई थी। ऋतिक ने आर्या को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से लाल हो गया था। उसने आगे बढ़कर आर्या के आंसू पोंछे, उसको सीट पर बैठाया और पानी पीने को दिया। खुद उसके बगल में बैठकर उसका सर सहलाने लगा। शिल्पा ने उसकी कॉपी और उसका ऐनक वापस लाकर दिया। आर्या ने फौरन पानी की बोतल एक साइड की और कॉपी को तुरंत माथे से लगाकर उसको साफ किया। आर्या धीरे से बोली, पुस्तकें और लिखने वाली कॉपियां विद्या होती हैं, कैसे कोई कॉपी हवा में उछालकर फेंक सकता है? तभी ये हर साल ग्रेस मार्क्स से पास होता है, क्योंकि उसको विद्या की कद्र ही नहीं है। ऋतिक उसकी मासूमियत पर हंस दिया। ऋतिक,
मुझे नहीं पता था कि तुम झांसी की रानी हो। क्या जोरदार तमाचा मारा तुमने। आर्या, बदतमीजी का जवाब हमेशा देना चाहिए, वरना आपको लोग दबाते चले जाएंगे। ऋतिक, तो मेरे सामने क्यों छुई मुई बनी रहती हो। आर्या ने एक गहरी सांस ली। ऋतिक, तुमने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत उल्टा पुल्टा लगता है, जिससे मुझे तुम थोड़े साइको लगते हो। ऋतिक, वाट। ऋतिक ने अपनी आंखें बड़ी की और आर्या को देखने लगा। आर्या, देखो जैसे अभी ये फेस तुम्हारा किसी साइको से कम नहीं लग रहा। ऋतिक खड़बड़ा के उठ जाता है और शिल्पा से बोलता है, बड़ा अच्छा तरीका है थैंक यू बोलने का इसका। ये कहकर ऋतिक आगे अपनी सीट की तरफ बढ़ता है। पीछे से आर्या उसको आवाज देती है, ऋतिक सुनो। ऋतिक अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। ऋतिक बहुत मासूम बनकर, जी आर्या जी कहिए। आर्या हैरत में, वाई कांट यू वेव नॉर्मली। ऋतिक, तुमने ही तो कहा कि मैं एबनॉर्मल हूँ, साइको हूँ, तो झेलो मुझको। आर्या, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ऋतिक हंसते हुए, यू आर वेलकम, बस मुझे अपने फिजिक्स के नोट्स दे देना। आर्या, शाम को घर आकर ले लेना। तभी एक लड़की ऋतिक को आवाज देती है। ऋतिक उस ओर देखते हुए, ओ माय बेबी माय डार्लिंग, दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाले बैठ जाते हैं। शिल्पा आर्या के पास आकर, या बेबी डार्लिंग छी निब्बा निब्बी। शिल्पा इतना बुरा सा मुंह बनाती है कि आर्या की बेधड़क हंसी छूट जाती है। शिल्पा और आर्या जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। बस चल पड़ती है। ऋतिक एक किनारे बैठा था। दोबारा उसके मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। रास्ते भर आर्या को बस एक ही बात की टेंशन हो रही थी कि ये ऋतिक वाली बात वो घर पर बताएगी जरूर, और मॉम अपनी आदत के मुताबिक जरूर ओवर रिएक्ट करेंगी। डैडी जितना चिल्ड रहते थे, मॉम उतनी ही हाइपर एक्टिव थी। घर पहुंचकर आर्या, ऋतिक और शिल्पा एक साथ उतरे, क्योंकि तीनों के ही बंगले एक दूसरे के आजू बाजू थे। ऋतिक ने उतरते ही अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लैंक किस दी और कहा, बिल मिस यू, पता नहीं तुमसे इतने घंटे की दूरी कैसे बर्दाश्त करूंगा। शालिनी, बिल मिस यू टू बेबी, टाइम पर खाना खा लेना और सो जाना, मैं फोन करूंगी, बाय। शिल्पा आर्या के कान में, जैसे उसके बिना मर जाएगी चुड़ैल। आर्या, सीरियसली कितने इरिटेटिंग हैं ये दोनों। चलो अब। ऋतिक को वहीं छोड़कर दोनों घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर आर्या की उसकी दादी जी आरती जी से मुलाकात हुई। आरती जी एक बैंक में कार्यरत थीं, लेकिन जब उनके बेटे का परिवार बढ़ा तो उन्होंने सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, वरना रिद्धिमा को जॉब छोड़नी पड़ती। आर्या उनका अभिवादन करके अपने कमरे में आई, जहां उससे 3 साल छोटा उसका भाई रिद्धिमान सो रहा था। वो दूसरे स्कूल में था और उसकी छुट्टी आर्या से जल्दी हो जाती थी। आर्या ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। फ्रेश होकर और चेंज करके अपनी दादी के साथ लंच करने चली गई। रात में डिनर के टाइम आर्यन, रिद्धिमा, आरती जी और आर्या के दादाजी संजय जी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। रिद्धिमा, आर्या किस बात की टेंशन है। आर्य सकपकाकर, मॉम, आर्यन, फेस सेस एवरीथिंग बेटा, बताओ। आर्या ने सब बता दिया। रिद्धिमा घबराहट में, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, ऐसे बच्चों को स्कूल से सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता। आर्यन जबड़े भींचकर, उसने तुम्हें हाथ लगाया। इस राजनेता की ऐसी की तैसी, उसके लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को हाथ लगाने की। संजय, आर्यन, आर्यन, डैड, आरती, बेटा नॉट इन फ्रंट ऑफ किड्स। आर्या और रिद्धिमान को डिनर करके अपने रूम में जाने का ऑर्डर दिया जाता है। आर्यन के मोबाइल पर ऋषभ का कॉल आता है। ऋषभ गुरुग्राम में पोस्टेड था और वीकेंड में घर आता था, क्योंकि आज सैटरडे था तो वो घर पर ही था। आर्यन, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ऋषभ, बच्चे सो गए। आर्यन, हाँ, छत पर मिलो। सब छत पर पहुंचते हैं। आर्यन, ऋषभ और सिद्धार्थ की छतें भी एक दूसरे से जुड़ी थीं और गेट्स भी लगे हुए थे, जिससे सब एक दूसरे की छतों पर आसानी से आ सकें। सिद्धार्थ की फैमिली भी वहां मौजूद थी। सिद्धार्थ, बहुत हुआ, अब इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ऋषभ, किससे करेंगे। प्रिंसिपल को, अगर उस बच्चे को सस्पेंड करना ही होता तो पहले ही कर देता। सुकीर्ति, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आर्यन, नहीं, मैं संडे को प्रिंसिपल ऑफिस जाऊंगा जरूर। मेरी फूल सी बच्ची को उसने हाथ लगाया, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ऋषभ, तुम तो लखनऊ के डीएम भी हो सकता है तुम्हारे रुतबे का असर पड़े उस प्रिंसिपल पर। बाकी सब भी इस पर सहमति जता देते हैं। मंडे को आर्यन प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर ऑलरेडी उसको ऋतिक के पापा मिल जाते हैं। प्रिंसिपल, ओह डीएम सर, प्लीज कम इन। आर्यन,
Sir, I want to complaint recording a boy named Ritik Patel who study in class 12th commerce section. Principal, I already got to know the matter and Ritik father himself came to apologize. ऋतिक के पापा जगदीश पटेल उठकर आर्यन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आर्यन पहली बार उनसे मिल रहा था। देखने में वो निहायती शरीफ लग रहे थे। जगदीश, सॉरी सर, मैं अपने बेटे की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लड़का मेरे नाम और रुतबे का बहुत गलत फायदा उठाता है। मैंने प्रिंसिपल सर से कहा कि वो ऋतिक के साथ जितनी कड़ाई कर सकते हैं उतनी करें। वो दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। आर्यन को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जगदीश जी का नम्र और सादगीपूर्ण रवैया देखकर उसने भी मामले को रफा दफा करने का सोचा। दूसरे दिन असेंबली टाइम में ऋतिक को पूरे स्कूल के सामने आर्या से माफी मांगनी पड़ी। ऋतिक के चेहरे से साफ लग रहा था कि ये सब उसको सख्त नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऋतिक बहुत खुश हुआ क्योंकि वो ऋतिक से बहुत चिढ़ता था और स्कूल के कुछ चुनिंदा लोगों में से था जो ऋतिक से डरते नहीं थे। स्कूल ओवर होने के बाद ऋतिक बस में आर्या के पास आया। ऋतिक, और मेरी झांसी की रानी, आज तो मजा ही आ गया असेंबली में। उस ऋतिक ने सबके सामने तुमसे माफी मांगी। सारी हेकड़ी निकल गई उस चमचे की। आर्या अपनी दोनों आईब्रोज उठाकर, चमचा? वो किसका चमचा है? ऋतिक, ऋतिक अपने गुरूर का। आर्या, क्या? तभी ऋतिक की गर्लफ्रेंड उसको बुलाती है। ऋतिक शालिनी के पास चला जाता है। आर्या अपने मन में, अजीब ही लड़का है। दिन अपनी गति से गुजरते हैं। जैसे जैसे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आते हैं सब अपनी पढ़ाई में जुट जाते हैं। आर्या दिन रात एक कर देती है अपनी 12th बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड एग्जाम से पहले स्कूल में फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित होना था। ये आयोजित करने की तारीख 14 फरवरी रखी गई। ड्रेस कोड लड़कियों के लिए लाल साड़ी और लड़कों के लिए ब्लैक कोट और पैंट। 12th क्लास में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे युवा थे और जोश से लबरेज थे, इसलिए स्कूल फेयरवेल के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। तारीख भी ऐसी थी कि लड़के लड़कियां बेसब्री से अपने फेयरवेल का इंतजार कर रहे थे। इन सब चीज़ों से इतर आर्या का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगा हुआ था। रात में जब साथ बैठे डिनर कर रहे थे तब, रिधिमा, आर्या बेटा, आपके स्कूल से फेयरवेल नोटिफिकेशन आया था एसएमएस के थ्रू। ड्रेस कोड भी मेंशन है। तुमने सारी तैयारी कर ली? आर्या खाते हुए बेपरवाही से, नो मॉम, आई विल नॉट गो। आर्यन गहरी सांस लेकर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। रिद्धिमा, एक्सक्यूज मी मिस्टर आर्यन मल्होत्रा। और आर्या, तुम? स्कूल का फेयरवेल कोई मिस नहीं करता। तुम जरूर जाओगी और मैं खुद तुम्हें तैयार करूंगी। आर्या, बट मॉम। आर्यन, आखिर जाना क्यों नहीं चाहती? आर्या, डैड, मेरे कोई दोस्त हैं ही नहीं, वहां जाकर किसके साथ रहूंगी? शिल्पा का अपना ग्रुप है जिन्होंने काफी प्लान्स बनाए हैं। शिल्पा मजबूरी में मेरे साथ तो रहती है बचपन से, लेकिन उसका भी मन करता है अपने जैसे सोशली एक्टिव दोस्त बनाने का। मेरा नेचर ऐसा नहीं है जिसकी कंपनी शिल्पा एंजॉय करना चाहेगी। इसलिए पिछले कुछ महीनों से मैंने खुद को शिल्पा से अलग कर लिया ताकि वो नए दोस्त बना सके। अब तो उसका अच्छा खासा ग्रुप बन चुका है। रिद्धिमा, मेरी बेटी कब इतनी मैच्योर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ जाना, मन ना लगे तुरंत चली आना, लेकिन प्लीज इस इवेंट को मिस मत करना। आर्या अपने मॉम डैड का कहा कभी नहीं टालती, इसलिए मान जाती है। 14 फरवरी वाले दिन रिधिमा अपने स्कूल से आधे दिन की छुट्टी ले लेती है। एक खूबसूरत और सिंपल लाल रंग की साड़ी रिधिमा अपने वार्डरोब से आर्या के लिए चुनती है। ये साड़ी आर्यन उसके लिए लाया था। फेयरवेल के एक दिन पहले रिधिमा आर्या को अपने साथ ब्यूटी पार्लर ले जाती है। वहाँ आर्या का फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, आईब्रोज, ट्रिमिंग सब होते हैं। आर्या को ये सब चीज़ें परेशान कर देती हैं और वो रोने भी लगती है। तब रिधिमा उससे बोलती है, आर्या, लड़का हो या लड़की, जब उसे ये पता होता है ना कि वो अच्छा दिख रहा है या दिख रही है, तब उसकी पर्सनालिटी और खिलकर बाहर आती है। अपनी दादी नानी को ही देख लो, अब तक अपने आप को कितना मेंटेन की हुई हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू अपीयर गुड, लुक गुड। रिधिमा आर्या को अपने हाथों से सजाती है। हल्का मेकअप, डिम शेड पिंक लिपस्टिक, छोटी रेड बिंदी, कानों में रेड छोटे झुमके, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में दो लाल कड़े, पतली प्लेट सी रेड चेन और खुले बाल। आर्या की साड़ी का पल्ला बनाकर सेफ्टी पिन से टक था। ब्लाउज की कैप स्लीव थी और उसने थोड़ी सी ऊंची हील पहन रखी थी। आर्या ने जब अपने आप को आईने में देखा
तो वो खुद हैरान हो गई। उसको भी अपना लुक देखकर कॉन्फिडेंस आ गया। रिद्धिमा ने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आर्या के लिए कॉन्टैक्ट लेंस बनवा दिए थे। आर्यन और संजय जी भी आज ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर घर आए थे अपनी बेटी से मिलने। आरती जी ने आर्या की नज़र उतारी। संजय जी ने उसको एक रोज देते हुए कहा, और रोज फॉर अ रोज। आर्या खिलखिला दी। आर्यन आर्या को देखकर भावुक हो गया। आर्या अपने दादा दादी से बात कर रही थी जब आर्यन ने रिद्धिमा को अपने कंधे से लगाते हुए कहा, यकीन नहीं होता रिद्धिमा, हमारी बेटी बड़ी हो गई इसका। आर्यन हाँ, बहुत प्यारी लग रही है। थोड़ी तुम्हारी झलक भी आ रही है। आर्यन ने आर्या के स्लिंग बैग में पेपर स्प्रे रखा और खूब सारी हिदायतें उसको दे दी। रिद्धिमा ने आर्या को ड्राइवर के साथ रवाना कर दिया। ड्राइवर को भी आर्यन ने काफी सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे। आर्या जब स्कूल पहुंची उसी समय ऋतिक से उसका सामना हुआ। ऋतिक आर्या को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। ऋतिक अपने मन में, ये झांसी की रानी ही है ना। आर्या ऋतिक को इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर थोड़ा असहज हो गई। आर्या हेलो ऋतिक। ऋतिक हाँ वो। आर्या अच्छे लग रहे हो। ऋतिक सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक ब्लेजर, रेड टाई, ब्लैक बूट्स और जेल से सेट किए हुए बाल। ऐसे ही वो स्कूल की लड़कियों का क्रश नहीं था, वो एक्चुअली में हैंडसम था। ऋतिक लेकिन अभी भी आर्या की खूबसूरती में खोया हुआ था। आर्या ऋतिक आई गेस हमें ऑडिटोरियम की तरफ चलना चाहिए ऋतिक। आर्या भी इरिटेट होकर जोर से चीख देती है। ऋतिक ऋतिक बौखलाकर हाँ। आर्या शालिनी बुला रही है। ऋतिक ओके। आर्या को शिल्पा दिख जाती है। वो तो उसी तरफ बढ़ जाती है। ऋतिक उसको पीछे से आवाज देता है, आर्या। आर्या पलटकर उसको देखती है। ऋतिक बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। पता नहीं था कि इस चश्मे के पीछे इतनी खूबसूरत आंखें छुपी हुई हैं। आर्या ऋतिक को एक कार्डियल थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाती है। पीछे खड़ी शालिनी सब सुन लेती है। उसको ऋतिक और आर्या की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। शालिनी ऋतिक का हाथ पकड़कर, बेबी कब से वेट कर रही हूँ, आप मुझे घर पिक करने क्यों नहीं आए। ऋतिक शालिनी को ध्यान से देखता है। ऋतिक शालिनी की तरफ देखता है। डार्क मेकअप, स्लीवलेस ब्लाउज, लो वेस्ट साड़ी, हाई हील्स और पोनी टेल। शालिनी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन ऋतिक के दिल में एक मासूम से चेहरे ने अपनी जगह बना ली थी। शिल्पा का ग्रुप और खुद शिल्पा भी आर्या को देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। शिल्पा खुद भी जूड़ा बनाए बहुत क्यूट लग रही थी। आर्या को कॉम्प्लीमेंट्स पाकर बहुत अच्छा लगता है। फेयरवेल पार्टी शुरू होती है और अनुमान मुताबिक ऋतिक को मिस्टर फेयरवेल का टैग मिलता और शालिनी को मिस फेयरवेल का। आर्या को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है और शिल्पा को मिस क्यूटी पाई का। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी टाइटल्स दिए जाते हैं। क्लास 12th की तरफ से कुछ डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस होती हैं। फिर ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेला जाता है जिसमें आर्या को गाने की चिट मिलती है। आर्या का दिल धड़क उठता है कि इतने सारे लोगों के बीच वो कैसे गाएगी। फिर उसको अपनी माँ की बात याद आती है, आर्या ख्याल रखना, दुनिया में अगर अच्छे से जीना चाहती हो तो हमेशा अपने टैलेंट को दुनिया के सामने बेधड़क दिखाओ, वरना जी तो सभी रहे हैं। अपने टैलेंट को दिखाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लोग गलत काम करने में भी नहीं झिझकते, तो तुम तो बस अपनी सही चीजों को ही दुनिया के सामने ला रही हो। आर्या कुछ सोचकर अपने म्यूजिक टीचर के पैर छूकर उनका गिटार मंगवाती है और गाना शुरू करती है। गिटार ट्यून करते ही आर्या के कंठ से एक सुरीला गाना निकलता है, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। आर्या का गाना सुनकर पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। उसके गाने ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। गाना खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट गूंजती है। ऋतिक एक बार फिर आर्या में खोकर रह जाता है। ट्रूथ एंड डेयर की दूसरी चिट ऋतिक के पास आती है, लेकिन वो स्टेज से उतरती आर्या को देखने में इतना खोया हुआ कि उसको अपने जूनियर की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। शालिनी को फिर एक बार गुस्सा आ जाता है और वो ऋतिक को कसकर झिंझोड़ देती है। ऋतिक बौखलाकर अपनी चिट खोलता है। उसमें उसको डांस परफॉर्म करने के लिए लिखा था। ऋतिक काफी बोल्ड लड़का था, इसलिए तुरंत ही स्टेज पर जाता है और म्यूजिक प्लेयर कर अपना गाना बजाने को कहता है।
कोट उतारकर टाई लूज करके शर्ट के ऊपर के दो बटन्स खोलता है। फिर स्लीव को कोनी तक फोल्ड करके वो ऑडियंस को देखता है। लड़कियां उसकी इस हरकत पर हाय करके रह जाती हैं, लेकिन मैनेजमेंट के सामने वो उसको चीयर नहीं कर सकती थी। गाना शुरू हुआ, एक पल का जीना फिर तो है जाना। ऋतिक के मूवमेंट्स इतने ग्रेसफुल थे कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी वाह कर उठे। पूरे गाने पर ऋतिक ने सोलो परफॉर्म किया। गाने की एक लाइन, एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, इसमें उसकी नज़र आर्या पर पड़ती है। लेकिन आर्या उस समय ऋतिक को ना देखकर अपने बैचमेंट शुभ से बात कर रही होती है। शुभ तिवारी आर्या और ऋतिक के ही क्लास में था और आर्या को पढ़ाई में टफ कंपटीशन देता था। देखने में निहायती शरीफ, घुंघराले बाल, काले मोटे फ्रेम का चश्मा, लंबी हाइट, दुबला पतला और गोरा रंग लिए वो लड़का अंदर ही अंदर आर्या को पसंद करता था। ऋतिक को इस समय आर्या पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह जब्त किए अपना डांस करता रहता है। डांस खत्म होते ही एक बार फिर हॉल में तालियों की जोरदार आवाज गूंजती है। ऋतिक स्टेज से उतरकर आर्या और शुभ के सामने से गुजरता है, लेकिन अभी भी वो दोनों बातों में इतने मशगूल थे कि उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऋतिक गुस्से में आकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर बेल पार्टी खत्म होती है और फिर सेल्फी लेने और पेन फेस्ट का दौर शुरू होता है। सभी काफी भावुक हो जाते हैं और सबको देखकर लगता है कि बस इस पल को सारे बच्चे जी भरकर जी लेना चाहते हैं। ऋतिक के पास आर्यन का कॉल आता है। ऋतिक जी नमस्ते अंकल, बताइए। आर्यन बेटा एक रिक्वेस्ट है, तुम अपनी गाड़ी से गए हो ना आज स्कूल, तो प्लीज आर्या को भी अपने साथ ले आना। ड्राइवर को रिद्धिमा के साथ किसी सरकारी स्कूल की विजिट पर जाना पड़ा क्योंकि उसकी खुद की गाड़ी पंचर हो गई है और मैं आ जाता, लेकिन मुझे सीएम आवास जाना पड़ रहा है। प्लीज बेटा ध्यान से आर्या को घर पहुंचा देना। ऋतिक अंकल प्लीज डोंट से प्लीज, आई विल ड्रॉप हर, नो वरीज। आर्यन जी ओके थैंक यू सो मच बेटा, मैं उसको फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। ऋतिक को अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है। वो आर्या को ढूंढता हुआ शिल्पा के पास पहुंचता है। उस टाइम सब खाना खा रहे होते हैं। ऋतिक शिल्पा आर्या कहाँ है? शिल्पा वो देखो शुभ के साथ लंच कर रही है, लव बर्ड्स। ऋतिक ये देखकर गुस्से में आर्या के पास पहुंचता है। ऋतिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा साइड में आना। आर्या कुछ कहती उससे पहले ही ऋतिक उसका हाथ खींच करके साइड में ले जाता है। ऋतिक तुम्हारे पापा का फोन आया था। आर्या हाँ पता चला मुझे। ऋतिक तो तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? आर्या खाना खाकर आ ही रही थी तुम्हारे पास, तुमने खाना खा लिया? ऋतिक उसको ध्यान से देखते हुए तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मैंने खाना खाया या नहीं? वैसे आर्या मैंने कौन से सॉन्ग पर परफॉर्म किया था? आर्या हैरानी से क्या वो मेरा ध्यान नहीं गया? ऋतिक ने आर्या की कलाई कसकर पकड़ी और गुस्से में बोला हाँ क्यों ध्यान जाएगा, नया दोस्त जो मिल गया है तुम्हें तो पुराने दोस्तों को क्यों याद रखोगी? आर्या ने एक हाथ में प्लेट पकड़ी थी, इसलिए वो ऋतिक से अपने आप को छुड़ा नहीं पाई और उसको दर्द होने लगा। आर्या को अब गुस्सा आ जाता है। आर्या ऋतिक प्लीज बिहेव योर सेल्फ, वाट आर यू डूइंग? ऋतिक उसका हाथ छोड़ देता है और गुस्से में उसको देखने लगता है। आर्या थोड़ी तेज आवाज में क्या हो गया है तुम्हें? ऋतिक बस उसको ध्यान से देख रहा होता है। आर्या रुको, ये जितना भी खाना बचा है प्लेट में मैं उसको फिनिश कर लूं, तब बात करती हूँ तुमसे। ये कहकर वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगती है और मन में सोचती है इस साइको का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता प्लेट ही फेंक दे, फिर खाना भी वेस्ट हो जाएगा। ऋतिक उसको घूरते हुए चला जाता है। आर्या को कुछ समझ ही नहीं आया कि ऋतिक को इतना गुस्सा क्यों आया। खाना खाकर वो ऋतिक के पास पहुंची जहां वो लड़कियों से घिरा हुआ था। आर्या उसके फ्री होने का वेट करने लगी। ऋतिक ने उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया। थक हार कर आर्या ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर बैठ गई और मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। सुबह उसके पास आकर उसके साथ सेल्फी लेने लगा। दूर खड़े ऋतिक ने ये देख लिया और उसका पारा और चढ़ गया। शाम के 5 बजने को आए थे। धीरे धीरे स्कूल से बच्चे जाने लगे। सुब्बी आर्या को वाय बोलकर निकल गया। शिल्पा भी आर्या के पास आई। शिल्पा कैसे जाओगी तुम, चाहो तो हमारे साथ मॉल चलो। आर्या नहीं, मैं ऋतिक के साथ सीधा घर जाऊंगी। शिल्पा ओके सी यू। स्कूल में अब केवल ऋतिक का ग्रुप और आर्या ही बचे थे। आर्या ऋतिक के पास आई। आर्या ऋतिक क्या हम चल सकते हैं प्लीज? ऋतिक के साथ शालिनी भी आर्या को घूर कर देखती है। शालिनी
तुम अकेले जाओ, ऋतिक और मेरे कुछ प्लान्स हैं। आर्या, पर डैडी ने तो। ऋतिक, तुम प्लीज शिल्पा के साथ चली जाओ, मैं शालिनी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ, या फिर अपने नए दोस्त से कहो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आर्या, ऋतिक प्लीज। आर्या की बात सुने बगैर ही ऋतिक वहां से चला जाता है। आर्या को बहुत गुस्सा आता है। अब पूरे स्कूल में आर्या ही बची थी। गार्ड ने आकर आर्या से रिक्वेस्ट की कि वो बाहर आ जाए। आर्या पैर पटकते हुए मेन गेट पर आ गई। आर्या अपने मन में, स्टूपिड इडियट साइको। आर्या ने ऑटो लेने की सोची, लेकिन साड़ी पहनकर उसके लिए इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं था। अचानक से बादलों के गरजने की आवाज आती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। आर्या को अब घबराहट होने लगी। वो अब अपनी मॉम को फोन मिलाती है। रिधिमा, यस आर्या, घर पहुंच गई बच्चा। आर्या, नो मॉम, मैं यहाँ अकेले स्कूल के गेट के पास खड़ी हूँ। मौसम खराब है, प्लीज कुछ अरेंजमेंट करिए ना मॉम, मेरे घर आने का। रिधिमा तुरंत, बस मैं अभी कुछ करती हूँ बेटा। ये कहकर रिधिमा फौरन फोन कट कर देती है। कुछ ही मिनट बाद आर्या को रिधिमा का कॉल आता है। रिधिमा, बेटा तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। आर्या, ओके थैंक्स मॉम। रिधिमा, फोन कट मत करना, मुझसे बात करती रहो। आर्या, ओके मॉम। रिधिमा, ऋतिक ने तुम्हें ड्रॉप क्यों नहीं किया? आर्या को ऋतिक का नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो झूठ बोलती है। अब वो मॉम, उसको टीचर ने किसी जरूरी काम से हमारे फेयरवेल की कैटरिंग करने वाले अंकल के साथ भेजा है। रिधिमा, लेकिन ऋतिक ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुम्हारे डैड को? वो तो इतना गैर जिम्मेदार लड़का नहीं है। आर्या, मुझसे बोला था उसने, लेकिन मैंने ही लेट कॉल की आपको। आई एम सॉरी मॉम। रिधिमा, इट्स फाइन बेटा। अच्छा, वहाँ स्कूल के गार्ड हैं? आर्या मुड़कर गार्ड का केबिन चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आर्या रिधिमा को कोई जवाब दे पाती, इससे पहले ही उसके मुंह को किसी ने रूमाल से ढक दिया था। आर्या के हाथ से मोबाइल छिटक कर जमीन पर गिर जाता है। रिधिमा, हेलो आर्या। आर्या, आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो किसी की मजबूत बाहों में जमीन से घिसटती जाती है। वो चीख भी नहीं पा रही थी। वो बंदा जो उसको घसीट रहा था एक कार का दरवाजा खोलता है। बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। इससे पहले कि वो बंदा आर्या को कार के अंदर कर पाता, तब तक सब गार्ड के साथ पहुंच गया था वहां। गार्ड और सब ने मिलकर आर्या को उस बंदे से छुड़ाया। उस बंदे ने मास्क से अपना चेहरा कवर कर रखा था, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पाया, और वो बड़ी जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को लेकर तेजी से रफू चक्कर हो गया। आर्या बेहोश हो गई। उसका ब्लाउज थोड़ा फट गया था और साड़ी बेतरतीब हो गई थी। सबने फौरन अपना कोट आर्या को पहनाया और गार्ड की मदद से उसको गार्ड के केबिन की चेयर पर बैठा दिया। तब तक ऋतिक वहां पहुंच गया। उसने आर्या की हालत देखकर सवालिया नजरों से सबको देखा। सबको ऋतिक को देखते ही गुस्सा आ गया। उस दुबले पतले से लड़के ने ऋतिक जैसे हट्टे कट्टे लड़के को घसीट के एक मुक्का जड़ दिया। ऋतिक हतप्रभ सा सबको देखता रहा। सब जब जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो हीरो क्यों बनते फिरते हो स्कूल के? जब रियल की हीरोगिरी करने की बारी आई तो गायब हो गए। ऋतिक, हुआ क्या है शुभ? और आर्या को क्या हुआ? ये कहकर ऋतिक आर्या को छूने जाता है। तुरंत शुभ उसका हाथ पकड़ लेता है। शुभ चीखते हुए, हाथ मत लगा उसे, आज तेरी वजह से उसकी जान पर बनाई थी। छोटी सी गलती तेरी और आर्या जिंदगी भर उसकी सजा भुगतती। इसका किडनैप होने वाला था आज, समझा? ऋतिक सुन्न पड़ जाता है और उसकी आवाज हलक में ही अटक जाती है। तब तक संजय जी आ जाते हैं। वो आर्या को देखकर घबरा जाते हैं। शुभ उनको सारी बात बताता है, बस ऋतिक की लापरवाही वाली बात स्किप कर देता है। संजय जी ने आर्या को तुरंत ही शुभ की मदद से उठाकर अपनी कार की बैक सीट पर बिठाया और खुद उसको संभालते हुए आर्या के साथ बैठ गए। शुभ का जल्दी से शुक्रिया अदा करके संजय जी ने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। रास्ते में संजय जी को बारी बारी से सबके कॉल आ रहे थे। उन्होंने सबको हॉस्पिटल का नाम बता दिया और कहा कि वो आर्या को लेकर वहीं जा रहे हैं। संजय जी को रास्ते में एक बात खटकती है कि ऋतिक वहां इतना हक्का बक्का क्यों खड़ा था, लेकिन आर्या की हालत देखकर उन्होंने इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब वापस आकर अपनी बाइक स्टार्ट करने जा ही रहा था कि ऋतिक वहां पहुंच गया। ऋतिक की आंखों में आंसू देखकर सब थोड़ा नर्म पड़ गया। शुभ, मैंने तुम्हें शालिनी के साथ जाते देख लिया था, इसलिए वापस स्कूल आया ये देखने के लिए वो घर कैसे जाएगी। उसने तो बताया था कि उसको तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन तुम। ऋतिक ने अपने हाथ जोड़ लिए उसके सामने। शुभ,
आर्या से माफी मांगना, मुझसे नहीं। ये बताओ तुम अचानक वापस कैसे आए? ऋतिक बहुत ही दुखी टोन में। मैं वो मुझे आर्या की चिंता होने लगी, इसलिए शालिनी से बहाना बनाकर यहाँ आ गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं कैसे इतनी ओछी हरकत कर दी मैंने। शुभ ने देखा कि ऋतिक वाकई शर्मिंदा है। शुभ बहुत शांत लहजे में, तुमको जलन हो रही थी ना मुझसे? ऋतिक एक फीकी सी हंसी हंस देता है। बचपन से जानता हूँ मैं आर्या को, मेरे अलावा किसी भी लड़के से कभी बात नहीं की उसने। आज पहली बार जब उसको अपने अलावा किसी और से बात करते हुए देखा था तो एक दर्द सा उठा था दिल में। सब मुस्कुराते हुए, मेरा क्रश है वो, बहुत अच्छी लगती है मुझे। सोचा था कि हिम्मत करके आज उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन शायद इतना क्रेज मुझ में है ही नहीं। ऋतिक शुभ थैंक्स यार, तुमने संजय दादाजी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। शुभ ऋतिक जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बेकार में फालतू बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। आर्या बच गई, बस बात खत्म। हाँ तुम एक स्लैब डिजर्व करते थे, वो मैंने लगा दिया। ऋतिक हंसते हुए, कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है यार। अब फ्रेंड्स। शुभ ने ऋतिक से हाथ मिला लिया। अचानक से ऋतिक की आंखें जलने लगी। ऋतिक आर्या को किसने किडनैप किया? शुभ मुझे नहीं पता, उसका चेहरा मास्क से कवर्ड था। ऋतिक गार्ड अंकल कहाँ थे? शुभ वो किसी की गाड़ी ठीक कर रहे थे। एक मिनट, ये सब ऋतिक पहले से ही प्लान था। किसी ने गार्ड अंकल को बरगलाया और उनका ध्यान कहीं और लगा दिया, फिर आर्या को किडनैप किया। शुभ स्कूल का ही कोई होगा, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प अपने स्कूल के गार्ड क्यों करेंगे? शुभ और ऋतिक एक साथ। ऋतिक ऋतिक अपने जबड़े भींचते हुए, इसकी तो आज डैम इट। ऋतिक फौरन अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। शुभ भी उसके साथ हो लिया। दोनों ही ऋतिक के घर पहुंचते हैं। अपने आप को उसका दोस्त बताकर उसके कमरे में एंटर करते हैं। ऋतिक उन दोनों को देखकर बिल्कुल सकपका जाता है। ऋतिक तथा तुम दोनों यहाँ? ऋतिक उसको एक पंच लगाता है। ऋत्विक मैंने मना किया था ना कि आर्या की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, किया था ना मना। ऋतिक फिर उसको एक तमाचा लगा देता है। ऋत्विक के सर पर जैसे खून सवार हो गया था, जैसे आर्या को छोड़कर जाने का सारा गिल्ट वो ऋतिक पर निकाल रहा हो। शुभ ये देखकर फौरन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दुबला पतला सा शरीर लिए दोनों पहलवानों के बीच फंस जाता है। ऋतिक किसी तरह उसको अलग करता है। शुभ हड़बड़ाकर, अबे ऋतिक माफी मांग चलकर आर्या से, वरना ये तेरी चटनी पीस देगा, समझा? ऋतिक एक आखिरी कोशिश करते हुए, क्या सबूत है कि आर्या का किडनैप किया था? ऋतिक तेरे सबूत की तो मैं। शुभ एकदम से चिल्लाकर, हमने किडनैप की तो बात की ही नहीं। ऋतिक अब बिल्कुल शांत हो गया। शुभ वैसे भी गार्ड अंकल ने कार का नंबर नोट कर लिया था, कहो तो तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म कर दूं। ऋतिक अब गिव अप कर देता है। दोनों उसको पकड़कर कार में बैठा देते हैं। ऋतिक फिर संजय जी से पूछता है कि आर्या का क्या हाल है। संजय जी उसको बता देते हैं कि आर्या अब ठीक है और इस समय घर पर है। ऋतिक और शुभ ऋतिक को लेकर आर्या के घर पहुंचते हैं। घर पर इस समय सभी मौजूद होते हैं। रिद्धिमा आर्या के साथ उसके रूम में होती है। बाकी सब ऋतिक शुभ ऋतिक के साथ हॉल में बैठे होते हैं। ऋतिक धीरे धीरे सारी बात सबके सामने रख देता है, लेकिन जब अपनी लापरवाही के बारे में वो बताने जा रहा था तब सब बात को घुमा देता है। आर्यन अब सर पकड़कर बैठ जाता है। संजय आखिर हमारी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों उसके पीछे पड़े हो? आर्यन अपने डैड का नंबर दो। ऋतिक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं अंकल प्लीज मैं। ऋतिक इतने में उठकर एक और मुक्का ऋतिक को जड़ देता है। ऋतिक फौरन अपने डैड का नंबर बोल देता है। आर्यन मिस्टर पटेल को सब इन्फॉर्म कर देता है। जगदीश तुरंत आर्यन के घर के लिए निकल जाते हैं। जगदीश अपने लड़के की करतूत पर इतना शर्मिंदा होते हैं कि उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वो हाथ जोड़ लेते हैं सबके सामने। ऋतिक को अब गिल्ट फील हो रहा होता है। ऋतिक डैड। जगदीश फौरन एक तमाचा अपने बेटे को लगा देते हैं। जगदीश सारे ऐसो आराम मैंने तुझको दिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज नहीं दे पाया, एक अच्छी परवरिश। जगदीश ऋतिक का हाथ पकड़कर लगभग उसको घसीटते हुए बाहर निकल जाते हैं। ऋतिक के जाने के बाद आर्यन ने शुभ और ऋतिक को बहुत धन्यवाद किया। ऋतिक अंकल आर्या। आर्यन अपने कमरे में है, घबराई हुई है, अपने कमरे में शायद सो गई हो। ऋतिक ओके अंकल हम चलते हैं। बाहर आकर ऋतिक शुभ आओ घर चलो, बहुत गीले हो गए हैं हम दोनों, कपड़े बदल लें फिर तुम्हें घर छोड़ दूं। शुभ मेरी बाइक स्कूल में है।
ऋतिक, हाँ अपने ड्राइवर से कह देता हूँ, तुम्हारे घर पहुंचा देगा वो। ऋतिक, सबको अपने कपड़े दे देता है। ऋतिक, अपने गीले कपड़े अंदर ही छोड़ देना, ड्राई क्लीन करवा दूंगा। शुभ, क्यों भाई इतनी मेहरबानी क्यों? ऋतिक हंसते हुए, बस पसंद आ गए तुम मुझको। शुभ, छी कितनी घटिया लाइन है, एक लड़का दूसरे लड़के से ऐसा कह रहा है। ऋतिक, अच्छा जल्दी चेंज कर लो, फिर निकलना भी है। ऋतिक और शुभ डिनर साथ करके सबके घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ऋतिक, तुम आर्या को प्रपोज करोगे? शुभ, नहीं यार, पहली बात तो वो मानेगी नहीं, दूसरी बात मैंने इस बारे में बहुत सोचा, कुछ बन जाऊंगा तब इस बारे में कुछ सोचूंगा। ऋतिक को ये सुनकर अंदर ही अंदर एक सुकून मिला। वापस आकर ऋतिक ने सोने की कोशिश की, लेकिन सो नहीं पाया। सुबह उठकर वो छत पर चला गया। क्लास 12th स्टूडेंट के लिए स्कूल बंद हो गए थे और प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो गई थी। ऋतिक को देर तक सोने की आदत थी, लेकिन आज वो जल्दी सुबह 6 बजे ही उठकर छत पर जाकर डंबल्स लिफ्ट करने लगा। फरवरी के मौसम में सुबह का उजाला थोड़ी देर से ही होता है, इसलिए अभी भी छत पर हल्का अंधेरा छाया था। उसने आर्या की छत की तरफ देखा और पाया कि वो भी वहीं खड़ी टहल रही थी। ऋतिक फौरन तेजी से उठकर आर्या की छत की तरफ आ गया। आर्या ऋतिक के उल्टी दिशा में टहल रही थी, इसलिए वो उसको देख नहीं पाई। ऋतिक ने बहुत हिम्मत बटोर के उसको थपथपाया। ऋतिक, आर्या। आर्या ने पलटकर उसको देखा। ऋतिक ने आर्या को देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ, आंखें बिल्कुल लाल, रेड जैकेट और ब्लैक लोअर पहने, बालों को हल्के से बांधा हुआ था, जिससे काफी लटें उसके गालों पर आ रही थीं। जाड़े की सर्द सुबह में ठंडी हवाओं से उसका चेहरा भी गुलाबी हो गया था। ऋतिक ठिठक कर उसको देखता रह गया। आर्या वापस मुड़कर जाने लगी। ऋतिक तब यथार्थ में वापस आया। उसने आर्या की हल्के से कलाई पकड़ी। ऋतिक, सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दोगी? आर्या, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। ऋतिक ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आर्या फिर जाने लगी। अब ऋतिक से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आर्या के सामने जाकर उसके दोनों बाजुओं को हल्के से पकड़ लिया। ऋतिक, आर्या प्लीज मेरी बात तो सुनो। आर्या बहुत धीरे आवाज में, आई हैव लॉस्ट माई ट्रस्ट ऑन यू। मुझे लगा था कि तुम थोड़े शरारती जरूर हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। बट आई वॉज रॉन्ग। यू आर अ सेल्फिश पर्सन। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आर्या की आंखों में नमी आ गई। ऋतिक अब तड़प कर रह गया। ऋतिक, आई एम सॉरी आर्या, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए शालिनी को छोड़कर वापस आ गया। आर्या, पता चला मुझे, सुबह का फोन आया था रात में मेरा हाल चाल लेने के लिए। ऋतिक को ये बात चुभ गई। ऋतिक, ओह मुझे नहीं पता था कि तुम लोग फोन पर भी बातें करते हो। आर्या ने ध्यान से ऋतिक को देखा। ऋतिक ने अभी भी आर्या के बाजुओं को पकड़ा था। आर्या, मुझे छोड़ो अब। ऋतिक, नहीं, पहले कहो कि तुमने मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। आर्या, हम दोनों की दोस्ती कल ही खत्म हो गई थी। नाउ वी आर स्ट्रेंजर्स डेट्स इट। ऋतिक ने गुस्से से आर्या के बाजुओं पर पकड़ मजबूत कर दी। ऋतिक, बचपन से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे घर वालों के बाद सिर्फ मैं हूँ जिससे तुम बात करती हो, जिसके साथ खुश रहती हो। इतना खुश ना ही तुम शिल्पा के साथ रह पाती हो, न ही तुम उससे इतना बात कर पाती हो, तो फिर कैसे कह रही हो कि हमारे बीच की दोस्ती खत्म? इतना हक तुम्हें किसने दिया? आर्या को ऋतिक का अंदाज कुछ अलग ही लग रहा था। उसने आज तक आर्या से ऐसे बात नहीं की थी। आर्या, प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। ऋतिक ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन आर्या को छोड़ा नहीं। प्लीज आर्या, माफ कर दो ना प्लीज, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऋतिक बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह बोल रहा था। आर्या थोड़ा नर्म पड़ गई। ओके, माफ कर दे रही हूँ, लेकिन हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। ऋतिक की आंखों में अब नमी आ जाती है। ऋतिक, लेकिन क्यों? आर्या गहरी सांस लेकर, जो कल मेरे साथ हुआ, अगर ऐसा ही कुछ मैं तुम्हारे साथ करती तो क्या माफ कर पाते तुम मुझे? ऋतिक सर झुकाए हुए खड़ा रहा, फिर धीरे से आर्या की तरफ देखकर, मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में शुभ ने ले ली है ना? आर्या अब खिसिया जाती है। क्यों बार बार उस बेचारे को बीच में घसीट रहे हो? ऋतिक गुस्से में, वो आया है हमारे बीच में। तुमने आज तक मेरे अलावा किसी भी लड़के से कभी बात नहीं की, लेकिन कल से
बस सबका ही गुणगान किए जा रही हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन करने की? एक ही दिन में तुम दोनों इतना करीब आ गए। ऋतिक आर्या के थोड़ा पास आ गया था। आर्या को अब घबराहट होने लगी। आर्या, प्लीज ऋतिक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मुझसे दूर हटो और छोड़ो मुझे। ऋतिक ने आर्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बहुत धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, आई लव यू। ऋतिक को महसूस हुआ कि उसके गाल पर चटाक से एक चांटा पड़ा है। ऋतिक ने एक झटके से अपनी आंखें भींच लीं। तभी उसके कानों में आर्या की आवाज पड़ी, आर्या। ऋतिक, की अचानक से तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर लीं? बताओ मुझे, कुछ पूछा है मैंने? तुम आज मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ऋतिक को पता चला कि वो सपना देख रहा था। ऋतिक अपने मन में, यार ये झांसी की रानी दिन में जागती आंखों से सपने दिखा रही है। हे भगवान, ऋतिक तेरा क्या होगा अब? आर्या ऋतिक से अब बहुत इरिटेट हो जाती है। वो अपने आप को उससे छुड़ाकर निकलने लगती है। तब जाकर ऋतिक यथार्थ में वापस आता है। ऋतिक उसके पीछे जाकर उसको आवाज देता है। आर्या गुस्से से पीछे मुड़ती है। ऋतिक, यू आर अ कंप्लीट साइको, तुम दूर रहो मुझसे, समझे? ऋतिक रोनी सूरत बनाकर दोनों कान पकड़कर, आई एम सॉरी यार, जाने दो ना। आर्या, अभी तक मैं सिर्फ तुमसे मजाक ही कर रही थी, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। रात में शुभ ने सब बताया कि तुमने ऋतिक को कैसे पीटा, सिर्फ मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ऋतिक, मतलब तुम? आर्या, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम कल से इतनी ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो कि मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। इसलिए जब तक नॉर्मल ना हो जाओ मुझसे दूर ही रहना, समझे? ऋतिक अब बिल्कुल सहज होकर, आर्या सीरियसली, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आर्या, इट्स ओके। आर्या जाने लगती है। ऋतिक, आर्या प्लीज एक स्माइल तो कर दो। आर्या हंसकर ऋतिक को बाय बोलकर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिजी हो जाते हैं। ऋतिक आर्या के साथ ही पढ़ता है क्योंकि उसके नोट्स इनकम्प्लीट थे और अभी तक वो सिर्फ आर्या के भरोसे ही पास होता आया था। एक दिन ऐसे ही पढ़ते टाइम, आर्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शालिनी को कोई ऐतराज नहीं है कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो? ऋतिक बेपरवाही से पढ़ते हुए, कौन शालिनी? आर्या हैरानी से, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ऋतिक अभी भी पढ़ते हुए, गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आर्या, बस टाइम पास करता हूँ। आर्या, लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना ठीक लगता है तुम्हें? ऋतिक का ध्यान अब आर्या पर जाता है। आर्या, लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आती हैं, बदले में उन्हें फ्री में बाइक या कार पर घूमने को मिलता है, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती हैं और तो और मोबाइल रिचार्ज भी करवाती हैं। तो अब बताओ कौन किसको कैसे ट्रीट कर रहा है? आर्या, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि सारी गलती लड़कियों की है? ऋतिक, इसमें सही गलत कहाँ से बीच में आ गया? लड़का हो या लड़की, दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आर्या, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सही है? ऋतिक, देखो आर्या, मैं जिंदगी में ज्यादा उसूल लेकर नहीं चलता, मुझे सिर्फ मस्ती करने से मतलब है बस। मुझे दुखी होकर रहना या अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं आता। आर्या, शालिनी से ब्रेकअप क्यों हुआ? ऋतिक हंसते हुए, फेयरवेल वाले दिन जब मैं उसको मॉल में छोड़कर आया तब किसी लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया। वो मुझसे बड़ा था, कॉलेज में था और उसके पास मर्सिडीज थी। बस शालिनी फिदा हो गई उस पर। आर्या को ये सब सुनकर झटका सा लगा। वो शांत होकर दोबारा पढ़ने लगी। ऋतिक समझ गया कि आर्या को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। दिन बीतते गए और बोर्ड एग्जाम शुरू होकर खत्म भी हो गए। रिजल्ट निकलने से पहले सबको अब कॉलेज में एडमिशन लेना था क्योंकि आर्या को एसएससी परीक्षा की तैयारी करनी थी। इसलिए उसने सिंपल बीए करने का सोचा और लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शिल्पा और शुभ बीटेक करने शहर से बाहर चले गए और ऋतिक अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाया था। उसका ध्यान कभी भी अपने करियर पर था ही नहीं, इसलिए वो अभी भी सोच रहा था। हालांकि रिजल्ट आया उम्मीद के मुताबिक। आर्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। दूसरे नंबर पर शुभ था और हैरानी की बात ये थी कि ऋतिक के भी 90% से ज्यादा आए थे, जबकि शिल्पा उसके पीछे थी। ऋतिक अपना रिजल्ट देखकर इतना खुश हो गया कि उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी अपने घर पर। उसके मम्मी पापा उसको किसी बात के लिए टोकते नहीं थे क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। पार्टी में सारे क्लास 12th के स्टूडेंट इनवाइटेड थे। ऋतिक के घर में एक पूल भी था और पार्टी पूल साइड ही थी और बहुत टॉप क्लास की थी।
डीजे से लेकर खाने की हर वैरायटी मौजूद थी। सभी बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे और इतने दिन की मेहनत के बाद काफी रिलैक्स भी फील कर रहे थे। आर्या, शिल्पा और शुभ भी एक साथ थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ऋतिक की नजर जब आर्या पर गई तो फिर वहीं ठिठक गई। रेड नी लेंथ फ्रॉक पहने आर्या बहुत क्यूट लग रही थी। उसके कमर के नीचे आते बाल थोड़ी हवा के कारण लहरा रहे थे। तभी ऋतिक को एक लड़की ने डांस के लिए पूछा तो ऋतिक उसके साथ चला गया। डीजे पर शिल्पा भी शुभ और आर्या को घसीटकर डांस फ्लोर पर ले गई। ऋतिक ने ये देखा और खुद बहाने से आर्या के पास आकर डांस करने लगा। वो लड़की जो ऋतिक को डांस फ्लोर पर लेकर आई थी, उसको ऋतिक का आर्या के पास जाना अच्छा नहीं लगा। वो शुभ के पास आई और अचानक से चीखने लगी। सब लोग डांस रोककर उस लड़की को देखने लगे। लड़की शुभ की तरफ इंगित करते हुए, इसने मेरे साथ अश्लील हरकत की है। शुभ, व्हाट आर यू मैड? मैंने तुम्हें देखा तक नहीं। वो लड़की अब शुभ को एक तमाचा लगा देती है। ये देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं। ऋतिक को उस लड़की की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए, दृष्टि माइंड योर लैंग्वेज। दृष्टि चीखते हुए, मैं लड़की होकर अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनाऊंगी, समझे तुम? ऋतिक, वही तो, लड़की होकर भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, सेमलेस गर्ल। दृष्टि एकदम से तेज आवाज में, ऋतिक, ऋतिक चिल्लाओ मत, सीसीटीवी फुटेज से सारा भांडा फोड़ दूंगा, समझी तुम? दृष्टि अपनी इतनी इंसल्ट सह नहीं पाई और पैर पटकते हुए चली गई। ऋतिक का ये रूप देखकर सारे स्कूलमेट्स चौंक गए। ऋतिक हमेशा से ही स्कूल का फेमस और कूल बंदा रहा है। वो ऐसे किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं करता था जो कि उसकी इमेज और रेपुटेशन को जरा भी खराब करे। तो आज शुभ जैसे सीधे साधे लड़के के लिए स्टैंड लेना, वो भी दृष्टि जैसी बोल्ड और खूबसूरत लड़की के सामने, ये बात सबको ही विस्मित कर रही थी। लेकिन आर्या ऋतिक के इस कदम से बहुत खुश थी। आर्या ने आगे बढ़कर ऋतिक का हाथ थामा। वेल डन ऋतिक, सो प्राउड ऑफ यू। ऋतिक ने आर्या को प्यार से देखा। इस एक्सीडेंट के बाद से आर्या ने ऋतिक से अपनी दोस्ती और बढ़ा ली और उसको अब खुद से कभी कभी मैसेज भी कर दिया करती थी और उससे मिलने उसके घर भी जाया करती थी। आर्या ऋतिक को दिन पर दिन पसंद आने लगी थी। अपने रिजल्ट को देखते हुए ही उसने डिसाइड किया था कि अब आर्या के साथ ही आगे की पढ़ाई करेगा। आर्या और ऋतिक ने एक साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और साथ में एसएससी की कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। आर्या और ऋतिक का काफी समय साथ में ही बीता था। स्कूल से इतर यूनिवर्सिटी और कोचिंग में आर्या के काफी फ्रेंड्स बन गए थे। ऋतिक को आर्या का सोशल होना काफी पसंद आया। वो चाहता था कि आर्या नए जमाने के तौर तरीके समझे और थोड़ा दुनियादारी भी सीखे। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी का पहला साल भी कंप्लीट हो गया। इस एक साल में ऋतिक आर्या के और करीब आ गया। उसने आर्या जैसी सिंपल और इनोसेंट लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, इसलिए वो उसको और अच्छी लगने लगी थी। लेकिन आर्या ऋतिक को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी। ऐसे ही एक दिन आर्या और ऋतिक के फ्रेंड ग्रुप ने मिलकर रिवर साइड जाने का प्लान बनाया। आने वाले संडे को ऋतिक को फ्राइडे नाइट को ही अपनी मॉम के साथ गुरुग्राम जाना था, अपने डैड के पास। ऋतिक ने आर्या को रात में डिनर के बाद टेरेस पर आने के लिए कहा। आर्या ऋतिक के टेरेस पर आ जाती है। ऋतिक, देखो आर्या, कोई जरूरत नहीं है रिवर साइड जाने की। आर्या, लेकिन क्यों? ऋतिक, क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आर्या, तो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ऋतिक गुस्से में, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा बस। आर्या भी गुस्से में, मैं जाऊंगी बस। ऋतिक आर्या के करीब आकर, नहीं। आर्या, हाँ। ऋतिक, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आर्या, तुम साइको हो। ये कहकर आर्या भाग जाती है। ऋतिक कसमसाकर रह जाता है। संडे वाले दिन आर्या अपने ग्रुप के साथ रिवर साइड जाती है। वहां वो खूब सारे फोटोज लेती है और उसको बहुत मजा आ रहा होता है। शाम के करीब 5 बजे सब मस्ती करने के बाद घर निकलने लगते हैं। राज नाम का लड़का आर्या को घर ड्रॉप करने की पेशकश करता है। आर्या मना नहीं कर पाती क्योंकि उसको राज पर ट्रस्ट होता है। राज गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चला रहा होता है। आर्या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और राज गाड़ी अचानक से रोक देता है। क्यों आर्या, क्या हुआ राज, हम पहुंच गए क्या? राज एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ, नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो बस आज तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आर्या, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मुझे घर जाना है। राज, ओ माय डार्लिंग,
पहुंचा दूंगा घर भी, लेकिन इसके पहले तुमसे प्यार तो कर लूं। आर्या घसीटकर एक थप्पड़ राज को लगा देती है। राज गुस्से में उसको देखता है और उसका गला दबा देता है और फिर अपने होठों को उसके होठों के करीब लाकर, आज कोई नहीं रोक सकता मुझे, कब से इस दिन का। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बैक सीट के एक साइड की खिड़की की टूटने की आवाज आती है। वो दोनों पलट कर देखते हैं। तब तक उस टूटी खिड़की से एक डंडे से राज के सर पर वार हो जाता है और राज आर्या से दूर हट जाता है। फिर राज के साइड की खिड़की टूटती है। राज और आर्या को उस टूटी खिड़की के बाहर ऋतिक का गुस्से से तमतमाया चेहरा दिखता है। ऋतिक बाहर से ही गाड़ी का दरवाजा खोल राज राज डर कर दरवाजा खोल देता है। ऋतिक आर्या को साइड आकर उसको घसीट कर बाहर कर देता है। फिर राज की तरफ बढ़कर उसकी टांगों पर डंडे से तब तक वार करता है जब तक वो गिर नहीं जाता। फिर आर्या को अपनी बैग पर बैठाकर घर ले आता है। रास्ते भर आर्या शांत रहती है और एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकलती। ऋतिक आर्या को घर लाता है और उसको सब डाइनिंग हॉल में ही मिल जाते हैं। रिधिमा, आर्या हम आपको कब से कॉल कर रहे थे, कहाँ थी आप? ऋतिक, तुम? जब आर्या ने बताया तुम इसके साथ नहीं हो आज, तो हमें बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम इसके साथ ही थे। आओ खाना खा लो तुम दोनों। ऋतिक, नहीं थैंक्स आंटी, मुझे आर्या से कुछ नोट्स चाहिए, वो ले लूं, बस फिर घर के लिए निकलूंगा। आर्या बिना कुछ बोले ऋतिक के साथ अपने कमरे में आ जाती है। आर्या, ऋतिक हम। आर्या के कुछ बोलने से पहले ही ऋतिक उसको अपने सीने से लगा लेता है। उसकी बाहें आर्या को कसकर जकड़ लेती हैं। ऋतिक, कुछ हो जाता तुम्हें तो? मना किया था ना मैंने कि मत जाओ। आर्या अपने स्थान पर जड़ बनी खड़ी रहती है। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। ऋतिक ने उसको इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि आर्या उसको चाह कर भी दूर नहीं कर पा रही थी। कुछ मिनट बाद ऋतिक नॉर्मल हुआ। ऋतिक गुस्से से आर्या को देखते हुए, क्या सोचकर तुम उस लफंगे लड़के के साथ अकेले कार में बैठ गईं? आर्या अचानक से ऋतिक में आए परिवर्तन को देखकर हैरान रह गई। ऋतिक, अब ऐसे आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? जवाब दो। आर्या गुस्से से, तुम पागल हो क्या? अचानक से तुम्हारा मूड इतनी जल्दी कैसे मोड चेंज कर लेता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम नहीं भी आते तब भी मैं राज से निपट लेती। ऋतिक, अच्छा बताइए जरा कैसे मैडम? आर्या उसको अपना पर्स खोलकर दिखाती है। उसमें पेपर स्प्रे, नाइफ और भी बहुत औजार थे। ये तो तय था कि आर्या राज पर हमला जरूर करती। ऋतिक, ये हुई ना बात मेरी झांसी की रानी। ऋतिक ये कहकर वापस आर्या की तरफ आता है उसको हक करने के लिए, लेकिन आर्या हाथ बढ़ाकर उसको रोक देती है और बाहर जाने का इशारा करती है। ऋतिक उसको जबान बाहर निकालकर चिढ़ाकर चला जाता है। डाइनिंग हॉल में जाकर आर्या सारा किस्सा अपनी फैमिली से शेयर करती है। ये सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है और आर्या को डांटने लगता है। तुम्हें इंसान की समझ कब होगी? आर्या, क्यों बार बार अपने आप को मुश्किल में डालती रहती हो? रिद्धिमा बात संभालते हुए, जाने दीजिए आर्यन, इन्हीं सब चीजें से तो बच्चे सतर्क रहना सीखते हैं। लेकिन आर्या, अब तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी, हमेशा ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा। आर्या, जी मॉम एंड सॉरी डैड। इस इंसिडेंट से आर्या के दिल में ऋतिक ने एक जगह बना ली थी। आर्या उसकी रिस्पेक्ट करने लगी थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे जब आर्या और ऋतिक अपनी एसएससी की कोचिंग के लिए सीरियस हो गए थे और मॉक टेस्ट पर ध्यान देने लगे थे। यूनिवर्सिटी के आखिरी ईयर में एक एजुकेशनल टूर भी कोर्स का हिस्सा था जिसमें स्टूडेंट को ऋषिकेश जाना था। तय दिन पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए और ट्रेन से ऋषिकेश जाने के लिए रवाना हुए। आर्या के लिए पहला ऐसा सफर था जब वो अपने मॉम डैड से अलग होकर जा रही थी। वहीं ऋतिक ने काफी ट्रेवल किया हुआ था। ऋषिकेश पहुंचकर सारे स्टूडेंट ने होटल में चेक इन किया और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर हॉल में आए। इसकी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लंच से पहले ही स्टूडेंट गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंचे। रिवर राफ्टिंग जैसा स्पोर्ट ट्राई करके सारे स्टूडेंट रोमांच से भर गए। सबको बहुत मजा आया। वापस होटल में आकर सबने लंच किया और फिर 2 घंटे का रेस्ट दिया गया। स्टूडेंट को शाम के स्टूडेंट को गंगा घाट पर वॉलीबॉल खेलने ले जाया गया। गर्ल्स वर्सेस बॉयज का ये मुकाबला देखने के लिए वहां का लोकल क्राउड भी जमा हो गया। एक मैच ड्रॉ रहा और दूसरे में जीत लड़कियों की हुई। स्टूडेंट को लास्ट मैच से पहले रेस्ट दिया गया। आर्या और ऋतिक का एक बैचमेट था तुषार सिंह,
वो बहुत शरीफ और डिसेंट लड़का था। वो आर्या को मन ही मन बहुत चाहता था। इस ट्रिप के बहाने आर्या का अच्छा दोस्त भी बन गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन ऋतिक ने महसूस किया कि आर्या भी अब तुषार पर ध्यान देने लगी थी। असल में आर्या और तुषार का नेचर बहुत मिलता था। दोनों ही सीधे साधे थे, पढ़ाई के प्रति सीरियस थे और अपने करियर के प्रति जागरूक थे। तुषार था भी आकर्षक व्यक्तित्व का, और आर्या में भी दिन पर दिन निखार आता जा रहा था। ऋतिक अब तुषार असहज होने लगा। लास्ट मैच के दौरान तुषार के पैर में एड़ियों के पास मोच आ जाती है। आर्या तुरंत फर्स्ट एड किट लाकर उसको बोलने लगाती है और थोड़ा मसाज भी कर देती है। ये देखकर ऋतिक का खून खौल उठता है, लेकिन वो शांत ही रहता है। वापस लौटकर सारे स्टूडेंट डिनर करते हैं, जहां पर तुषार और आर्या फिर साथ में थे। दूसरे दिन सुबह सुबह माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए स्टूडेंट को ले जाया गया, जहां पर तुषार और आर्या एक दूसरे की क्लाइंबिंग रोप बांधने में मदद कर रहे थे। जैसे ही तुषार ने आर्या के कमर पर हाथ रखा, ऋतिक ने अपने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का कैन गुस्से में मरोड़ दिया। वो जबड़े भींचते हुए आर्या के पास पहुंचा। ऋतिक अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए, आर्या मेरे साथ चलो। आर्या, हाँ ओके, एक्सक्यूज मी तुषार, सी यू लेटर। तुषार हैरान होने के साथ थोड़ा रूखे स्वर में, एक मिनट, मुझे नहीं पता था तुम और ऋतिक एक दूसरे को जानते हो। ऋतिक कुछ बोलता, इससे पहले ही आर्या ने जवाब दिया, ये मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुषार ऋतिक को घूरते हुए, ओह। ऋतिक आर्या को लेकर चला जाता है और तुषार इस चीज से बहुत जल भुन जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान ऋतिक ने तुषार को आर्या के आसपास भी नहीं फटकने दिया। तुषार इससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। होटल वापसी के समय भी ऋतिक आर्या के साथ बस में बैठा रहा। माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान सब काफी थक गए थे, इसलिए आर्या खिड़की से अपना सर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। ऋतिक ने जब उसको देखा तो देखता ही रह गया। ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स, हाई पोनी टेल, जिससे कुछ लटे उसके गाल पर बिखर रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा आर्या के गाल को गुलाबी रंगत दे रही थी। ऋतिक अपने मन में, यार ये क्यों इतनी खूबसूरत लगने लगी है मुझे, जी करता है देखता ही जाऊं। ऋतिक आगे बढ़कर उसकी लट कान के पीछे कर देता है और मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठ जाता है। आर्या नींद में ही अपना सर ऋतिक के कंधे पर टिका देती है। बस चलना स्टार्ट होती है। तभी तुषार बस की दूसरी रो में ऋतिक की सीट के जस्ट बगल वाली सीट पर बैठता है। तुषार ऋतिक की तरफ झुककर थोड़ा धीरे से, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आर्या का फायदा उठा रहे हो? तुषार की बात सुनकर ऋतिक को गुस्सा आ गया। ऋतिक बहुत धीरे से, जिससे आर्या जाग ना जाए, सी इज माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, मैं क्यों उसका फायदा उठाऊंगा? तुषार, अच्छा तो मुझे क्यों नहीं उसके पास आने दे रहे? ऋतिक अपने जबड़े भींचते हुए, मेरी मर्जी, बोल क्या कर लेगा? तुषार ये सुनकर सीधे बैठ गया और अपने मन में, बेटे अब देखता जा। होटल पहुंचकर ऋतिक ने बहुत आहिस्ता से आर्या को हिलाया। आर्या कुनमुनाते हुए आंखें खोली। अपने आप को उस अवस्था में देखकर आर्या थोड़ा अचंभित हो गई। फिर ऋतिक को अपने पास पाकर उसको एक सुकून मिला और मुस्कुराते हुए वो उसके साथ चल पड़ी। पीछे से तुषार ने उसको आवाज लगाई, आर्या, आर यू ऑलराइट? आर्या, हाँ तुषार, जब तक ऋतिक मेरे साथ है तब तक आई एम ऑलवेज ऑलराइट। तुषार सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ उन दोनों के साथ चलने लगता है। तुषार, वैसे मजा आया ना आज? आर्या, हाँ लेकिन मैं बहुत थक गई। ऋतिक, कोई बात नहीं, रूम में जाकर हॉट वाटर बाथ लेकर सो जाना। आर्या, ओके। तुषार, अभी डिनर पर मिलेंगे ना हम लोग? आर्या, यस श्योर। ऋतिक और तुषार आर्या को रूम तक ड्रॉप करके बिना एक दूसरे से बात किए अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। ऋतिक जब डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए जा रहा होता है, तब उसको एक ग्रुप की कुछ बातें सुनाई पड़ती हैं। रिया, आज आर्या को देखा कैसे दो हैंडसम लड़कों के साथ मजा ले रही है। आशीष, हाँ यार, नोटिस तो सबने किया ये। तुषार और ऋतिक के बीच टेंशन भी चल रही है शायद। सोनिया, देखने में कितनी भोली लगती है, पर हरकतें देखो। राहुल, काश एक मौका मुझे भी मिलता उसकी सुंदरता को चखने का। ऋतिक आग बबूला हो जाता है और वो उन लोगों की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसको तुषार और आर्या साथ में आते दिखते हैं।
ऋतिक अपने दिल में, आज तक आर्या के करेक्टर पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और आज सिर्फ मेरी वजह से उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि कोई उसके बारे में इतना गंदा बोल रहा है। नहीं, मैं आर्या से दूर ही रहूंगा। मैं उस पर किसी की भी उंगली नहीं उठने दूंगा। ऋतिक डाइनिंग हॉल में आर्या से दूर बैठता है। तुषार को ये देखकर अजीब तो लगता है, लेकिन वो खुश भी हो जाता है। नेक्स्ट डे ट्रेकिंग पर स्टूडेंट को जाना था। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तुषार यहाँ भी आर्या के साथ था। ऋतिक को ये सब मजबूरी में सहना पड़ रहा था, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहता था कि कोई आर्या को लेकर मजाक बनाए। ट्रेकिंग के पीक पॉइंट पर पहुंचकर सबको रेस्ट दिया गया। वहां से ऋषिकेश का मनमोहक नजारा सबके सामने था। सारे स्टूडेंट ये देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और सारी थकान एक झटके में उतर गई। सब उस दृश्य को कैमरे में कैप्चर करने लगे। ऋतिक दूर गुमसुम सा बैठा था। आर्या उसके पास आकर बगल में बैठ गई। आर्या, एक सेल्फी ले लें? ऋतिक मुस्कुराकर, श्योर झांसी की रानी। आर्या, क्या हुआ, अकेले क्यों बैठे हो? ऋतिक, कुछ नहीं आर्या, थक गया हूँ। आर्या ने उसका माथा टच किया। तुम्हें तो फीवर हो गया है, और बन जाओ सलमान खान। खुलेआम बिना शर्ट के घूमोगे तो यही हाल होगा। बाइसेप्स दिखाने का जो शौक है। ऋतिक, मैं ठीक हूँ यार। आर्या, कुछ ठीक नहीं हो, अपनी जैकेट की जिप खोलो। ऋतिक, व्हाट? आर्या, हाँ, मुझे देखना है कि तुमने अंदर क्या पहना है। ऋतिक, तुम पागल हो गई हो आर्या, सरेआम मेरी इज्जत पर। ऋतिक आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही आर्या उसके जैकेट की चैन खोल देती है। आर्या थोड़ा चीखते हुए, सिर्फ एक पतली सी शर्ट ही पहनी है तुमने। तुम अभी यहीं रुको, मैं आती हूँ अभी। ऋतिक बड़बड़ाते हुए, ये लड़की भी ना अपने पे आ जाए तो सुनती ही नहीं है किसी की। रह रहकर दौरा पड़ता है इसे। आर्या अपने साथ एक शॉल लेकर आई। आर्या, जैकेट खोलकर इसको अच्छे से लपेटो, फिर इसके ऊपर जैकेट पहनो। ऋतिक, अरे यार। आर्या ने अपनी बड़ी आंखें और बड़ी कर लीं। ऋतिक इसकी इस हरकत से बचपन से ही डरता था। उसको जब भी कोई बात मनवानी होती, वो ऐसा ही करती। ऋतिक चुपचाप आर्या का कहा मान लेता था। फिर आर्या उसको मफलर देती है। ऋतिक इरिटेट होकर, नो बे, मैं लेडीज मफलर नहीं पहनूंगा। ऋतिक जाने लगता है, लेकिन तभी आर्या उसका हाथ पकड़कर, इसको पहनो, अपने कान ढको इससे। ऋतिक बेचारगी से, लाओ, ये कहकर ऋतिक आर्या से मफलर छीन लेता है। आर्या, गुड बाय, अब चलो मेरे साथ। तुषार ऋतिक को देखकर चौंक जाता है। पिंक कलर का मफलर, उसमें रोज पेटल्स की डिजाइन। सभी स्टूडेंट ऋतिक को देखकर हंसने लगते हैं। ऋतिक सर झुकाए आर्या के पीछे चल रहा होता है। आर्या टीचर से परमिशन लेकर ऋतिक को बस की तरफ ले जाने लगती है। अब तक वो अपने हैंड ग्लव्स भी ऋतिक को पहना देती है, जिसको ऋतिक किसी तरह पहनता है, क्योंकि उसके हाथ लंबे और चौड़े थे। ऋतिक जानता था कि आर्या से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत जिद्दी थी कुछ मामलों में। बस तक आकर आर्या और ऋतिक एक छोटे से ढाबे पर बैठते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं। चाय पीकर ऋतिक को काफी अच्छा महसूस होता है। ऋतिक को अब लगता है कि वो वाकई में बीमार है। तब तक बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं। होटल पहुंचकर आर्या टीचर्स की मदद से ऋतिक को मेडिसिन देती है और उसका डिनर उसके रूम तक लाती है। किसी तरह ऋतिक को थोड़ा बहुत खिलाकर आर्या उसको सोने को कहती है। वो उठकर जाने लगती है। जब ऋतिक उसकी कलाई पकड़ लेता है, आर्या प्लीज बस थोड़ी देर और बैठ जाओ ना मेरे पास। आर्या उसके नजदीक बैठकर उसका सर सहलाने लगती है। ऋतिक को अभी भी फीवर था, उसको अब कमजोरी भी लग रही थी। दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। आर्या, कम इन। अरे तुषार, तुम? ऋतिक तुषार को देखकर फौरन आर्या का हाथ अपने सर पर से हटाकर कहता है, आर्या प्लीज जाओ यहाँ से अभी। आर्या, पर ऋतिक। ऋतिक, आर्या प्लीज। आर्या, ओके, टेक केयर, गुड नाइट। तुषार ऋतिक की इस हरकत से चौंक जाता है। आर्या एक स्माइल देकर बाहर आ जाती है। तुषार, मैं आर्या से बात करने आया था। ऋतिक, बाहर जाकर बात कर ले। तुषार, इतनी जल्दी गिव अप कर दिया तुमने? ऋतिक एक गहरी सांस लेकर, देखो मेरे अंदर तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है, प्लीज जाओ। तुषार। तुषार ने नोटिस किया कि ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बिना कुछ कहे ही चला गया। बाहर आकर उसको आर्या भी नहीं दिखी। तुषार ने सोचा कि शायद अपने रूम में होगी, इसलिए उसको अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी रूममेट्स भी होंगी। वो भी अपने रूम में चला गया। ऋतिक सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बॉडी पेन की वजह से सो नहीं पाता। ऋतिक के मोबाइल पर आर्या का कॉल आता है। आर्या, मेडिसिन्स वहाँ साइड के टेबल पर रखी हैं, ले लो। ऋतिक, ओके ले लूंगा, बाय। वो फोन कट कर देता है।
फोन फिर से आता है। ऋतिक इरिटेट होकर, क्या है आर्या, कम से कम बीमारी में तो। आर्या, मेडिसिन्स लो अपनी और फोन मत कट करना, समझे। ऋतिक फोन कान और कंधे के बीच में लगाए मेडिसिन्स लेकर पानी पीता है। आर्या, गुड बाय। ऋतिक, सो जा मेरी माँ। आर्या, बाय। ऋतिक को कुछ ही देर में नींद आ जाती है। उसके रूममेट्स कब आते हैं उसको पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन स्टूडेंट को साइट सीइंग के लिए जाना था। आर्या सुबह रेडी होकर ऋतिक से मिलने जाती है। रास्ते में उसको तुषार मिलता है और वो भी उसके साथ ऋतिक के रूम की ओर चल देता है। ऋतिक के रूममेट्स तब तक ऋतिक का ब्रेकफास्ट रूम तक ले आते हैं। इसमें से एक रूममेट सिद्धांत से ऋतिक की बहुत बनती थी। वो ऋतिक के साथ ही रुका हुआ था और अपना ब्रेकफास्ट भी रूम में ही खा रहा था। सिद्धांत देखने में लंबा था, जिम जाकर बिल्कुल बॉडी सेलर की तरह बॉडी बनाई हुई थी। सांवला रंग, लंबे कंधे तक आते बाल, एक कान में बाली और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लिए हुए था। तुषार और आर्या कमरे में एंटर करते हैं। आर्या, गुड मॉर्निंग ऋतिक एंड सिद्धांत। सिद्धांत, हेलो, आओ बैठो। आर्या बैठते हुए, कैसे हो अब ऋतिक। ऋतिक खाते हुए और बिना उन दोनों की तरफ देखे, ठीक हूँ, जाओ जाकर तुम दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लो। सिड है यहाँ मेरे साथ। आर्या, तुम्हारी मेडिसिन्स। ऋतिक, ले लूंगा, पता है मुझे। आर्या, तुम्हारा फीवर। ये कहकर ऋतिक की तरफ आती है उसका माथा छूने। ऋतिक थोड़ा पीछे होकर और अपना एक हाथ उठाकर आर्या को रोकते हुए, आर्या प्लीज मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। आर्या हैरानी से, मैं तो बस। तुषार, तुम्हें इतना रूढ़ होने की क्या जरूरत है ऋतिक। ऋतिक, आर्या आई एम सॉरी बट। आर्या मुस्कुराते हुए, इट्स फाइन, बाय, मैं चलती हूँ। तुषार और आर्या एक साथ बाहर आ जाते हैं। तुषार, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था तुमसे, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अगली बार मैं इसका मुंह तोड़। आर्या थोड़ा तेज आवाज में, हम नो वेज तुषार, सॉरी। लेकिन ऋतिक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। बहुत अच्छा लड़का है वो और मुझे बहुत पसंद है। तुषार एक नकली हंसी के साथ, ओके सॉरी। आर्या चली जाती है और तुषार अपने मन में, आर्या तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इधर कमरे में सिद्धांत ऋतिक से पूछता है, ये क्या था ऋतिक, सिड, आर्या को लेकर लोग बातें बना रहे हैं। सिद्धांत, ओके, सुनी तो मैंने भी हैं, इसलिए तुम उसको अपने आप से दूर रख रहे हो। ऋतिक बस सर हिलाकर रह गया। सिद्धांत ने ऋतिक की रेडी होने में हेल्प की और उसको मेडिसिन्स भी दी। जब वो दोनों कमरे से बाहर आए तब उनको आर्या मिली। ऋतिक उसको देखते ही, देखो मैंने अंदर थर्मल्स पहने हैं, फिर हाई नेक स्वेटर, उसके ऊपर से ये जैकेट, कैप भी लगाई है और ग्लव्स भी पहने हैं, मेडिसिन्स भी ले ली हैं, तो अब मुझे मत डांटना। सिद्धांत मुंह उधर करके हंस देता है। आर्या, गुड बॉय, रास्ते के लिए मेडिसिन्स रखी। सिद्धांत, हाँ रख ली, अब चले रित की माँ। आर्या घूरकर सिद्धांत को देखती है। सिद्धांत अपने कान पकड़कर आगे बढ़ जाता है। साइट सीइंग में शाम हो जाती है। पूरे रास्ते में तुषार ने 1 मिनट के लिए भी आर्या को नहीं छोड़ा। ऋतिक को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सिद्धांत, क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को। ऋतिक, उसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोले उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये फिर भी सहन कर सकता हूँ। सिद्धांत, उसको तुषार के हवाले कर दिया है। ऋतिक, तुषार एक बहुत शरीफ लड़का है, वो आर्या का फायदा नहीं उठाएगा। जाने के समय सब बस में बैठे होते हैं। आर्या ऋतिक के पास चाय और बिस्किट्स लेकर आती है। आर्या, ये लो, फिर मेडिसिन्स ले लेना। ऋतिक, थैंक्स। आर्या चली जाती है। सिद्धांत, आई थिंक सी लव्स यू। ऋतिक हंसते हुए, नहीं यार, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बीमार पड़ जाए ना तो वो ऐसे ही देखभाल करती है, हेल्प भी बहुत करती है सबकी। सब कुछ ठीक है इस लड़की में, बस दुनियादारी की समझ नहीं है, थोड़ी बेवकूफ़ है। सिद्धांत हंस देता है। होटल लौटकर सारे स्टूडेंट अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। इधर ऋतिक परेशान होता है कि आर्या उसका हालचाल लेने क्यों नहीं आई सोने से पहले। सिद्धांत उसकी परेशानी देखकर आर्या को कॉल करता है। फोन उधर से तुषार उठाता है। सिद्धांत चौंक कर, तुषार तुम, आर्या कहाँ है। ऋतिक ये सुनकर फौरन सिद्धांत से फोन छीन लेता है। ऋतिक तुषार से तेज आवाज में पूछता है, आर्या का फोन तेरे पास क्या कर रहा है। तुषार हंसते हुए, सिर्फ फोन नहीं, आर्या भी मेरे पास ही है। ऋतिक ने ये सुनकर फोन काट दिया। ऋतिक तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला। पीछे उसके सिद्धांत भी भागा उसकी जैकेट लेकर। ऋतिक जब बाहर आया तब उसको किसी दिशा से लड़के और लड़कियों की आवाज आई और वो उसी आवाज वाली दिशा की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसको अपने बैचमेट से दिखे। वन फायर के आसपास अंताक्षरी खेलते हुए तुषार और आर्या भी साथ में बैठे थे।
ऋतिक गुस्से से आर्या के पास पहुंचा। आर्या उसको देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसको भी गुस्सा आ गया। आर्या उसके पास आकर, आर्या हाउ डे यू। ऋतिक बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, व्हाट आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर्फ एक बनियान में बाहर आने की। ऋतिक ने अब अपने आप को देखा। आसपास के स्टूडेंट भी उसको देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि ऋतिक की तबीयत ठीक नहीं है। इतने में पीछे से हाँफते हुए सिद्धांत भी आया। सिद्धांत सांस ऊपर नीचे करते हुए, ये ले अपनी जैकेट सुपरमैन। ऋतिक ने फौरन अपनी जैकेट पहनी और तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो हरगिज नहीं चाहता था कि आर्या को सब शक की नजर से देखे। आर्या उसके पीछे जाने को हुई कि सिद्धांत ने सारा माजरा समझकर उसको रोक दिया। सिद्धांत, मैं देखता हूँ उसे। रूम में पहुंचकर ऋतिक फिर आर्या को फोन करता है। आर्या, तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे? ऋतिक, अरे यार मेरी अम्मा, बात तो सुन लो मेरी। तुम रात में मुझसे मिलने नहीं आई, और जब फोन किया तो तुषार ने उठाया और तुमसे बात भी नहीं कराई, इसलिए टेंशन के कारण ऐसे ही चला आया। आर्या को तुषार के बारे में ऐसे सुनकर थोड़ा अचंभा हुआ। आर्या, वीडियो कॉल करो। ऋतिक, ओके। आर्या ने देखा कि ऋतिक अपने आप को सर से पैर तक ढका हुआ है, और वीडियो कॉल पर ही उसने आर्या के सामने मेडिसिन्स ली। तब आर्या ने उसको गुड नाइट विश करके फोन रख दिया। आर्या का रुख अब तुषार की तरफ था। आर्या, जब ऋतिक का फोन आया था तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुषार, मुझे लगा कि तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो, तो वो तुम्हें बेवजह डिस्टर्ब करेगा। आर्या, मेरे लिए एंजॉयमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऋतिक है, तो प्लीज़ आइंदा से ये कभी मत करना। तुषार, आर्या, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए? आर्या, हो, लेकिन ऋतिक की जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। तुषार, ओके सॉरी। आर्या वापस अपने रूम आ जाती है। तुषार को उसकी बात बहुत ज्यादा अखर जाती है, और वो आर्या को अपना बनाने के लिए अब ऋतिक को निशाना बनाने की सोचता है। दूसरे दिन स्टूडेंट को बंजी जंपिंग के लिए ले जाया गया। इस स्पोर्ट्स को करने के लिए सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे। ऋतिक ने ये 2-3 बार ट्राई किया, उसको बहुत मजा आ रहा था। असल में सारे स्टूडेंट का मनोबल बढ़ाने का काम ऋतिक ने ही किया था। सबको अब मजा आने लगा था। आर्या ने भी ये काफी बार ट्राई किया। इसके बाद स्टूडेंट को स्काई स्काइलिंग के लिए जाना था। इतने अद्भुत स्पोर्ट्स ट्राई करके सारे स्टूडेंट को अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल रहा था। रात में थके हारे सब आकर डिनर करते ही सो गए। दूसरे दिन सुबह के समय स्टूडेंट को कहीं नहीं जाना था, इसलिए सब होटल में ही टहल रहे थे। रात में कैंपिंग के लिए स्टूडेंट्स एक पहाड़ पर गए। लखनऊ से इतर यहाँ आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तारों की झिलमिलाहट भी देखते बनती थी। वहां का नज़ारा किसी मूवी से कम नहीं लग रहा था। रात का डिनर भी कैंप पर ही बनवाया गया, और इस रात सभी को एक सुकून भरी नींद आई। ट्रिप का छठा दिन था। आज स्टूडेंट को वापस लखनऊ रवाना होना था। ब्रेकफास्ट के बाद सुबह सुबह आर्या के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है, और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो आर्या, मैं ऋतिक, प्लीज तुम जल्दी से रूम नंबर 30 में आ जाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आर्या, हेलो हेलो ऋतिक ऋतिक। आर्या फौरन रूम नंबर 30 के लिए निकलती है। वहां पहुंचते ही वो दरवाजा नॉक करती है, और अंदर से आवाज आती है कि वो अंदर आ जाए। आर्या अंदर आती है तो रूम में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक बल्ब से मध्यम रोशनी आ रही थी। आर्या, ऋतिक ऋतिक कहाँ हो तुम? फिर उसको दरवाजा बंद करने की आवाज आती है। वो दौड़कर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। वो बहुत देर तक नॉक करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। घबराकर वो फोन मिलाती है ऋतिक को। ऋतिक, हाँ आर्या, मेडिसिन ले ली? आर्या, ऋतिक ऋतिक आर्या। आर्या उसको सारी बात बताती है। ऋतिक की नसें बिल्कुल तन जाती हैं। वो बाहर आकर रूम नंबर 30 के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन उसको पता चलता है कि इस होटल में केवल 25 ही कमरे हैं। अब उसका माथा ठनकता है। उसने आर्या को दोबारा फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब ऋतिक के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कॉलेज और होटल के स्टाफ और मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके कोहराम मचा देता है। एक रूम के बाहर ताला लगा हुआ होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बीए कोर्स, ये रूम। होटल मैनेजर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड का कमरा है, एचओडी खुलवाइए इसको। मैनेजर ताला खोलता है। अंदर जाकर उन्हें आर्या बेहोश मिलती है। ऋतिक दौड़कर उसके पास जाता है, उसको थपकी देकर उठाने की कोशिश करता है। पानी के छींटे उसके मुंह पर मारता है, लेकिन आर्या पर इसका कोई असर नहीं होता। एचओडी फौरन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। इतने में तुषार आता है। ये सब ऋतिक का किया धरा है। सब चौंक जाते हैं।
ऋतिक तुषार की बात सुनकर दंग रह जाता है। सबकी नज़र तुषार पर टिक जाती है। तुषार, इसको मेरी और आर्या की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम थी और इसलिए उसने बदला लिया है। ऋतिक गरजते हुए, आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्लडी इडियट। तुषार, क्यों कसम खा कि तुझे मुझसे जलन नहीं होती थी। एचओडी दहाड़ते हुए, ओ जस्ट शटअप तुषार। एम्बुलेंस आ जाती है और आर्या को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आर्या को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था, इसलिए वो इतनी देर तक बेहोश रही। उसको इंजेक्शंस और दवाइयाँ दी गईं और 2 घंटे बाद उसको होश आ गया। होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। आर्या के पेरेंट्स को भी जानकारी दे दी। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया क्योंकि आर्या को फ़ोन होटल के रिसेप्शन वाले लैंडलाइन से किया गया था। कड़ी पूछताछ के बाद भी कोई भी कुछ नहीं जानता था। शाम की ट्रेन से सारे स्टूडेंट लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आर्यन और रिधिमा बेचैनी से आर्या का इंतजार कर रहे थे। आर्या को ठीक देखते ही उनको सुकून मिला। अपनी बेटी पर लगातार आए खतरे को सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। तुषार ने आर्या के मम्मी पापा के पैर छुए। हालांकि अब आर्या ने उससे एक दूरी बना ली थी। जब से उसे पता चला था कि तुषार ने आर्या की किडनैपिंग का सारा ब्लेम ऋतिक पर डाल दिया था। आर्यन और रिधिमा को तुषार एक अच्छा लड़का लगा। वहीं तुषार इस बात से खुश था कि उसका किया धरा किसी के सामने नहीं आया और वो ऋतिक को टारगेट करने के नए बहाने सोचने लगा। ऋतिक को अब तुषार पर शक हो गया था। स्टेशन छोड़ने से पहले उसने तुषार को आवाज दी, ऋतिक, तुम्हें आर्या से प्यार है तो उसको अपना बनाने के लिए उसको अपने प्यार का एहसास कराओ। ये सब करके क्या फायदा? तुषार पूरे कॉन्फिडेंस से, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुषार जाने लगता है। ऋतिक उसका कंधा पकड़कर उसको रोकता है। ऋतिक, जो तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं है, वरना तुम आर्या को चोट नहीं पहुंचाते। तुम अब सिर्फ एक लड़ाई कर रहे हो मुझसे जीतने की। तुषार उसका हाथ झटक कर, क्या करेगा बोल। ऋतिक, वार्निंग दे रहा हूँ, बस आइंदा से आर्या को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ऋतिक ये कहकर घर के लिए निकल जाता है। आर्या अब घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है। कभी कभार ऋतिक भी उसकी हेल्प लेने आ जाता, लेकिन तुषार नियमित रूप से रोज आता था आर्या के घर। आर्या भी अब उससे बहुत खुल गई थी। उसे तुषार अब ऋतिक जितना ही पसंद था। इसी तरह बीए की लास्ट ईयर की परीक्षाएं भी खत्म हो गईं और ऋतिक, आर्या और तुषार एक साथ ही यूपीएससी एसएससी की परीक्षा में बैठे। आर्या और ऋतिक की मेहनत इतनी तगड़ी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका एग्जाम क्लियर हो गया। तुषार परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। तुषार को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी जलन की कोई सीमा नहीं रही। उसने फिर ऋतिक को टारगेट करना शुरू किया। वो आर्या के घर पहुंचा उसको शुभकामनाएं देने के लिए। उसने देखा कि ऋतिक और उसके मम्मी पापा पहले से ही वहां मौजूद हैं। तुषार उन सब की मौजूदगी में ज्यादा देर नहीं टिका और अपने घर चला आया। रात में टहलते हुए आर्या और ऋतिक अपनी छतों पर मिले। आर्या, आजकल मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया तुमने। ऋतिक मुस्कुराते हुए, फुर्सत है तुम्हें तुषार के अलावा कोई नजर आता है? आर्या हैरान होकर, ऋतिक, तुम्हें उससे क्या मतलब? हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं ना। फिर उसके चक्कर में तुमने मुझसे बात करना क्यों कम कर दिया? ऋतिक, मुझे लगा कि कहीं मैं कबाब में हड्डी ना बन जाऊं। आर्या थोड़ा गुस्से में, ऋतिक, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऋतिक, मैंने तुमसे बात करनी कम कर दी, तुम्हारे घर आना कम कर दिया, तुम्हें फोन और मैसेजेस भी नहीं करता था। इसका पता तुम्हें अब चल रहा है। तुमने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया मुझे कांटेक्ट करने का? आर्या को अब गिल्ट फील होता है। आई एम सॉरी ऋतिक। ऋतिक एक सिंपल हंसी के साथ, आर्या तुमसे कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक पल के लिए जरूर सोचा था कि शायद तुम मुझसे मिलने आओगी, लेकिन मेरी उम्मीद उम्मीद ही रह गई। आर्या, अच्छा बस अब कोई कड़वी बात नहीं। चलो कल प्रकाश के यहाँ कुल्फी खाकर आते हैं अपने सफल होने की खुशी में। ऋतिक, बता देना तुषार को, वरना परेशान हो जाएगा बेचारा। ऋतिक ये कहकर आर्या को गुड नाइट विश करके चला जाता है। आर्या उसकी बातों के पीछे छिपे व्यंग को समझ जाती है। दूसरे दिन शाम को ऋतिक और आर्या प्रकाश की मशहूर कुल्फी खाने चले जाते हैं। 1 घंटे बाद जब आर्या पहुंची तो तुषार वहां बैठा इंतजार कर रहा था। ऋतिक और आर्या को साथ देकर तुषार का खून खौल गया। आरती जी, आर्या बेटा, तुषार तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तीनों बैठकर बातें करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। ऋतिक, ओके आर्या, मैं चलता हूँ। आर्या, अरे बैठो ना प्लीज, अभी तो मुझे ये जानना है कि तुमने पढ़ाई कैसे की थी,
कि टॉप 100 में रैंक आ गई। सब बैठे होते हैं कि आर्या के घर में काम करने वाले भैया नाश्ता रखकर चले जाते हैं। ऋतिक एक ब्रेड पकौड़ा उठाकर, पढ़ाई क्या, मैंने एक कोचिंग और ज्वाइन की थी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं। आर्या, व्हाट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऋतिक खिलखिलाकर हंसते हुए, बताया था, याद करो, लेकिन फिर तुम्हारे प्यारे दोस्त तुषार ने कहा कि सेल्फ स्टडीज बेस्ड, तो मैं चुप हो गया। आर्या, छुपे रुस्तम हो तुम। तुषार से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। ऋतिक और आर्या उसको चौंक कर देखने लगे। तुषार, मैं चलता हूँ। वैसे भी तुम लोग अब बड़े आदमी हो गए हो, तो मुझ जैसे बेरोजगार से क्यों बात करोगे? आर्या, क्या? तुषार, हाँ आर्या, इस ऋतिक को शुरू से ही मेरी और तुम्हारी दोस्ती से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इसको मेरा तुम्हारे यहाँ आना पसंद नहीं आता। आर्या, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुषार तुम बैठो। ऋतिक, आर्या मेरा नाश्ता हो गया, मैं चलता हूँ। तुषार, क्यों, सही कहा ना मैंने, तुझे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं ना? ऋतिक धीरे से, अभी ऋषिकेश में जो भी तूने किया उसकी पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। अगर ज्यादा तूने बकवास की तो अपनी फालतू की बातें अपनी दोस्त आर्या को ही सुना, क्योंकि मैं आर्या की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। तुषार चीखते हुए, क्या कहा तूने, क्या करेगा बता? आर्या, तुषार प्लीज चीखो मत, घर पर दादी हैं, सुन लेंगी। तुषार, तो सुनने दो, उन्हें भी पता चले कि उनका लाडला ऋतिक कितना जलनखोर है। आर्या, प्लीज तुषार, ये क्या हो गया है तुम्हें? ऋतिक वहां से चला जाता है और तुषार खिसिया कर रह जाता है। आर्या गुस्से में अपने कमरे में चली आती है और तुषार उसके पीछे पीछे। तुषार, आर्या तुम। आर्या, प्लीज तुषार, आइंदा से मेरे घर पर इस तरह बिहेव मत करना। यहाँ सब लो टोन में बात करते हैं, चीख चिल्लाकर नहीं, इसलिए बहुत ध्यान रखना आगे से। तुषार उसके दोनों कंधों को पकड़कर कस के दबाता है। तुम्हें ऋतिक की कोई गलती नहीं दिखाई देती? आर्या, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? तुषार, क्यों, पहले बताओ, ऋतिक ने तुम्हें किडनैप किया ऋषिकेश में, इसके बावजूद भी तुम। तुषार आगे कुछ बोलता इससे पहले ही ऋतिक उसका कंधा थपथपाकर उसको अपनी तरफ मोड़ देता है। ऋतिक, बिहेव योर सेल्फ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुषार, तू फिर आ गया। ऋतिक, मैंने कहा था ना कि आर्या को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुषार ऋतिक की गुस्से से लबरेज आंखें देखकर घबरा जाता है। तुषार, आई एम सॉरी, ये कहकर वो तुरंत निकल जाता है। आर्या, क्या था ये? ऋतिक दांत पीसते हुए, क्या था ये? क्या हो तुम आर्या, क्यों उसको दो चांटे नहीं मारे? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक नंबर का चू? ऋतिक आगे कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। आर्या इधर हैरान परेशान सी दोनों के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी। दिन बीतते जा रहे थे। तुषार ने आर्या के प्रति अपना बिहेवियर बहुत नॉर्मल कर दिया था। वो उससे बहुत ज्यादा नरमी से बात करता, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर उसने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर्या को दिखाए तो वो उसको अपने लाइफ से निकालने में 2 सेकेंड भी नहीं लगाएगी। सिर्फ ऋतिक ही था जिसका एग्रेशन आर्या आराम से बर्दाश्त करती थी, और इसकी क्या वजह थी तुषार भी नहीं जानता था। ऋतिक और आर्या के इंटरव्यूज क्लियर हो गए थे और 1 साल के अंदर ही ऋतिक और आर्या का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। गौरतलब था कि दोनों को शहर, ऑफिस और ब्रांच सेम ही मिला था। बस फर्क ये था कि ऋतिक सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर था और आर्या वहीं पर सीनियर अकाउंटेंट थी। दोनों को ही दिल्ली रवाना होना था 1.5 महीने में। तुषार को जब ये बात पता चली तो वो बिल्कुल गुस्से से तमतमा उठता है। तुषार तुरंत ही आर्या के घर पहुंचता है उसको शुभकामनाएं देने के लिए। तुषार वहां जाकर, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? आर्या, नहीं तुषार, अब तुम भी बहुत मेहनत करना और जल्दी ही इस साल एग्जाम क्लियर कर लेना। ओके तुषार, होप सो। तुषार पूरा दिन आर्या के साथ ही बिताता है। ऋतिक तुषार की बाइक आर्या के घर के बाहर सुबह से ही देख रहा होता है। गुस्सा तो उसको बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तुषार डिनर के बाद ही आर्या से विदा लेता है। उसके जाने के बाद रिधिमा और आर्यन आर्या के कमरे में आते हैं। रिधिमा, आर्या तुषार तुमको पसंद करता है, क्या तुम भी उसके लिए कुछ फील करती हो? आर्या अपनी माँ के मुंह से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन सुनकर चौंक जाती है। आर्या, नो मॉम, वो सिर्फ दोस्त है मेरा। आर्यन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ तुमको दोस्त मानता है। आर्या एक गहरी सांस लेकर, डैड वो क्या समझता है क्या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, ऐसे में इन सब चक्करों में पड़कर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। रिधिमा और आर्यन अपने बेटी का कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन ऋतिक से मिलने शुभ और सिद्धांत आते हैं। शुभ का कैंप से प्लेसमेंट हो गया था
और अब गूगल पर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर उसको ज्वाइन करना था। ज्वाइनिंग से पहले वो घर आया हुआ था और जब उसे ऋतिक की जॉब का पता चला तो वो उससे मिलने आ गया। सिद्धांत को ऋतिक से खुद से ही बुलाया था। ऋतिक, सिड, इससे मिलो, ये शुभ तिवारी, मुझे आर्या से प्यार का एहसास कराने वाला लड़का, हद से ज्यादा शरीफ और अच्छा है ये। सिद्धांत और शुभ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। शुभ, कुछ बात आगे बढ़ी। सिद्धांत को हंसी आ गई सुनकर। सिद्धांत, बड़ी ना भाई साहब, कल दिन भर अपने इकलौते प्यार के घर के बाहर खड़ी अपने इकलौते दुश्मन की बैग को कल पूरा दिन निहारते रहे हैं। शुभ बिस्मित सा ऋतिक को देखता है। ऋतिक, यार क्या करूं मैं, आर्या को अभी प्रपोज भी नहीं किया तो उसकी दोस्ती खो दूंगा। तुषार का सच सामने लाने के लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। शुभ, ऋषिकेश के जिस होटल में तुम लोग रह रहे थे वहां सीसीटीवी नहीं थे क्या? ऋतिक, ये पुलिस ने देखा भी लेकिन इससे कोई ठोस सबूत नहीं निकला। कितने लोगों ने होटल के लैंडलाइन से कॉल किया होगा, सब थोड़ी ना आर्या को किडनैप करना चाहते होंगे। शुभ, कॉल डिटेल्स, उस लैंडलाइन से आर्या को तो सबने कॉल नहीं किया होगा ना? ऋतिक, निकलवाई थी वहां की पुलिस ने। जिस समय पर आर्या को लैंडलाइन से कॉल आया था उस समय की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई है। सिद्धांत, देखने में इतना सीधा साधा लगता है तुषार, और हरकतें देखो जरा उसकी। ऋतिक, वो ये सब प्यार के लिए नहीं, मुझे हराने के लिए कर रहा है। प्यार होता तो आर्या को चोट नहीं पहुंचाता। शुभ, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या उसको? ऋतिक, पता नहीं, पर यार मैं क्या करूं, मुझे आर्या से प्यार हो गया है। मैं तड़प उठता हूं उसको तुषार के साथ देखकर। सिद्धांत और शुभ को उसकी बेचारगी पर दया भी आती है और दबी हंसी भी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।